हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो आ चुका है चैनल पे और 3.1 के सॉल्यूशंस आ चुके हैं। सर मुझे इसकी प्लेलिस्ट बता दीजिए कहाँ मिलेगी। पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको बच्चों वहाँ क्लास 11th का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना, आपको हर एक चैप्टर के लगभग वहाँ पे लिंक मिलेंगे, आप नीचे चेक करिए। ठीक है ना, वहीं पे जाके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको इसके पहले के वीडियोस यानी कि पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मतलब मैथ्स के साथ अगर आपके पास केमिस्ट्री भी है तो बच्चों केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स इस चैनल पे आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री को भी आप फॉलो करना ना भूलें। पिन कमेंट में उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लिंक्स नहीं मिलते हैं चैप्टर के, प्रॉब्लम होती है, पिन कमेंट भी नहीं समझ में आता उनको क्या होता है, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ठीक है ना, प्लेलिस्ट का। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में वैसे तो पिन कमेंट चेक करोगे सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों, देखिए अब कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे एक शब्द लगा दिया उसने फंक्शंस। क्लास 10th में चैप्टर का क्या नाम था, चैप्टर का क्या मतलब टॉपिक आपको क्या पढ़ाया गया था? आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए गए थे, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए गए थे, याद होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना, टैन थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था आपका, याद करिए, कॉसेक थीटा। और कॉस का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा था सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल पढ़ा था आपने वहां पे कॉट थीटा। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स और उनके साइड के बीच में रिलेशन बताते थे। अब ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसने क्या बोल दिया, फंक्शंस। तो उसने बच्चों रेशियोज शब्द की जगह अब क्या यूज किया हुआ है, शब्द फंक्शन। ठीक है ना, इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 के जो है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जो कि सेक्शन 3.3 में आपको दिया हुआ है। तो 3.2 से पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं बच्चों, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये क्लास 11th की मैथमेटिक्स है। तो यहां पर आपको क्या करना है, बहुत ही तल्लीनता से कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। और किसी भी एक्सरसाइज के पहले जब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो वो इंट्रोडक्शन के वीडियोज आपको बहुत ध्यान से देखने, कॉपी पेन लेके नोट करना है। और हो सके तो जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज होते हैं वो 2-2 बार देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपने छोड़ा और आप सीधे एक्सरसाइज पे आ गए तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे, और 11th में कंफ्यूज रहोगे तो 12th में कंफ्यूज रहोगे। ठीक है ना, इसलिए इंट्रोडक्शन में जितनी भी चीजें बताते हैं, जितने भी एग्जांपल देते हैं बेटा, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो आइए वापस आते हैं टॉपिक पे। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसलिए बोलता है क्योंकि आप अब ये साइन थीटा नहीं लिखा करेंगे, ये थीटा की जगह आप एक्स लिखा करेंगे और आप बोलेंगे कि भाई साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है। साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन। और फंक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पिन कमेंट में लिंक दिया और रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम किसी फंक्शन को ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने बोला भाई साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है। क्यों सर, क्यों बोल दिया इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे इनको इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, एंड इसी तरीके से। ठीक है ना, इसको बेटा इसने फंक्शन इसलिए बोला है क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं या उसको सेटिस्फाई करते हैं या उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। कैसे सर? देखिए फंक्शन में सीधा सा फंडा है, क्या होता था, देखिए ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, इस फंक्शन में आप एक इनपुट डालते थे और एक आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता था। यहाँ पे इनपुट होता था, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होता था, आपको एक आउटपुट मिलता था। ठीक है ना, और फंक्शन की जो टेक्निकल डेफिनेशन थी क्या, वो क्या थी, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच मैप्स फ्रॉम अ सेट ए टू बी इन सच अ मैनर। ठीक है ना, फंक्शन किसी सेट ए से बी पे इस तरीके से मैच करता था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद है आपको, every element of set A has one and only one image, ये शॉर्ट में लिखा है image in set B। याद होगा आपको किसी फंक्शन में, देखिए इधर हम सेट A बनाया करते थे, जब हम मैपिंग करते थे इधर आपका सेट B होता था। ठीक है ना, और हमने क्या देखा था कि सेट A का जो हर एक एलिमेंट होगा वो सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से मैप करता था, यानी कि ऐसा कुछ होता था। देखिए आपको यहाँ पर जो इनपुट होते थे इनकी एक यूनिक इमेज यहाँ पे मिला करती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने देखा था। ठीक, और यहाँ पर ये फंक्शन का देखिए एग्जाम्पल है। ठीक, और यहाँ पे देखिए जरा इस डायग्राम को देखिए, ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए ये देखिए, ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल है, ये देखिए। ठीक है, ये इनपुट डाला तो हमको इधर इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला, ये इनपुट डाला तो ये आउटपुट मिला, और ये इनपुट डाला तो ये आउटपुट मिला। ये भी फंक्शन है, यानी कि हमने आपको दिखाया था क्या, मैनी वन हो सकता है। मैनी वन का मतलब
इनपुट आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आउटपुट आपको एक ही मिलेगा। लेकिन ये जो हो रहा है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है ना। तो देखो इसकी भी तो एक ही इमेज है और इसकी भी तो एक ही इमेज है, सही है ना। ये भी तो एक से मैप कर रहा है, ये भी तो एक से मैप कर रहा है एक एलिमेंट से, ठीक है ना। अब सुनो, लेकिन ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ध्यान से चेक करिएगा, ये फंक्शन नहीं है। अगर आपको ऐसा मिल जाए, अगर आपको कैसा मिल जाए, अगर आपको ऐसा मिल जाए, ये देखिए ये आपको मैनी वन है, और अगर आपका कुछ ऐसा हो जाए, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि ये हमने इनपुट रखा तो हमको ये आउटपुट मिल रहा है, और इसी इनपुट पे ये भी आउटपुट मिल रहा है, और इसी इनपुट पे ये भी आउटपुट मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं, ये फंक्शन थोड़ी ना है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों सर? अरे भाई इस इनपुट की एक इमेज थोड़ी ना, इसकी तो एक से ज़्यादा इमेज है, यानी कि एक से ज़्यादा आउटपुट है। चेक करो, इसका आउटपुट ये भी आ रहा है, इसका आउटपुट ये भी आ रहा है, और इसका आउटपुट ये भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब हम आइए आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि साइन एक्स क्यों एक फंक्शन है। आप देखिएगा, हम इसमें इनपुट डालेंगे। इनपुट क्या क्या डालोगे सर? भाई ये एक्स है, ये क्या एक तरीके का एंगल होगा ना। एक्स यहाँ पर क्या होगा? एनी एंगल। एक्स क्या होगा? कोई एंगल होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको डिफरेंट एंगल रख के दिखाते जाएंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि यहाँ पे इसके इनपुट में, और हम आउटपुट लेके उसकी मैपिंग थोड़ी सी करके दिखाएंगे। तो आप क्या फील करोगे? आप फील करोगे साइन एक्स जो है वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में क्या रखेंगे हम लोग? एंगल्स रखेंगे, और सेट बी में हम लोग इसका आउटपुट रखेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको बेसिक्स आपके क्लियर करने हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए मेरी बात मान लो पहले आप, क्या मैं आपको कुछ बातें बताते चलूंगा, उसको एज इट इज अभी आप मानते हुए चलिएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर में हम उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो प्रूफ भी कर देंगे, परेशान ना हो। देखो आप मेरी एक बात मान लो, क्या कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि साइन एक्स एक फंक्शन है जिसका आउटपुट 0 आ रहा है। सर ये कब आ रहा है? सर ये तब आता है जब x की वैल्यू क्या होती है? n पाई होती है। जब x की वैल्यू क्या होती है? n पाई, वेयर n इज सम इंटीजर, वेयर n इज सम इंटीजर। अब बहुत सारे बच्चों को इंटीजर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। इंटीजर इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, मान लीजिए आप भूल गए हो, तो इंटीजर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? 0 1, मतलब डेसिमल वाले नंबर्स नहीं लेने नंबर लाइन पे। 0 1 2 3 इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक चलते जाओ, और 0 के लेफ्ट में यानी कि -1, ठीक है ना, -2 -3 इस तरीके से आप लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाओ। ये सारे आपके इंटीजर है, यानी कि बात समझो। सुनो, अगर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n पाई। उसने बोला x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n पाई हो सकती है। जब x की वैल्यू, यानी कि आपका जब ये एंगल, ये क्या है आपका? एंगल ही तो है। जब ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई के आगे कोई इंटीजर मल्टीप्लाई जब करता होगा तो x का वैल्यू जितना आता होगा उस x को यहां से रखने पर sin x आपको कितना आउटपुट देगा? हमेशा 0 देगा। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर हम आइए x की डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं पहले। तो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें, चलो 0 पुट कर लो n की वैल्यू, ठीक है ना। ये कैसे आया वो हम आपको बाद में बताएंगे। सुनो, आप याद रखिएगा, साइन एक्स 0 तब देता है जब x इज इक्वल टू n पाई होता है। तो n की वैल्यू 0 रखो, चलो तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 इंटू पाई, 0 मिल गया नीचे, यानी कि x की वैल्यू 0 हो सकती है तो साइन 0 0 होगा, ठीक है ना। बात समझो ना, ठीक। यहाँ पे भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, अभी करके दिखाते हैं, रुकिए। अब देखो n की, यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 पुट करिए। चलिए हम क्या कर रहे हैं? हम x की डिफरेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। कौन सी वैल्यू सर? x की वो डिफरेंट वैल्यूज जिन वैल्यूज पे sin x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना। चलो n की वैल्यू 1 रखो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 1 इंटू पाई नीचे, तो x की वैल्यू अब आप यहाँ पर रखिए, यानी कि x की जो दूसरी वैल्यू आई वो पाई आ गई। अब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, चलो 2 ले लो, x कह रहा हूँ सॉरी, n की वैल्यू आप 2 ले लो, क्योंकि n क्या है? इंटीजर है ना, तो 2 लो, तो x क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू पाई, 2 पाई नीचे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। इस तरीके से आप और भी ले सकते हैं, तो अब आप समझ रहे होगे x की वैल्यू और क्या आ जाएगी? n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप n की वैल्यू -1 लेंगे, -1 भी तो इंटीजर है ना, और n क्या है? एक इंटीजर है, बताया हमने। तो x इज इक्वल टू n की वैल्यू -1 लो, -1 इंटू पाई, -पाई नीचे, ठीक है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ सकता है? n की वैल्यू -2 लो तो -2 पाई नीचे, ठीक है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n की वैल्यू आप -3 लीजिए, -3 पाई, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे x का वैल्यू पॉसिबल्स हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनके लिए साइन क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम बना के आपको दिखाएं तो ध्यान से बच्चों चेक करिए, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्या करेगा? क्वालिफाई कर जाएगा। किस तरीके से बेटा? इधर तो इनपुट रखोगे, इनपुट का मतलब सेट ए में क्या होगा? x होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू सेट ए। x कहाँ आते होंगे? सेट ए में। अब देखो क्या क्या x आपके पास आएंगे तो बहुत सारे, मुझे पता है, मैं बस आपको फील कराना चाहता हूं और कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
तो देखो x की पहली वैल्यू क्या आई थी 0 लीजिए, ठीक है ना। x की दूसरी वैल्यू क्या आई है पाई, इसी तरीके से 2 पाई, इसी तरीके से माइनस पाई, इसी तरीके से -2 पाई। अब थोड़ी सी जगह नहीं है, जगह इसमें बना लो, तो -3 पाई और भी बहुत सारे इसी तरीके से -3 पाई, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए इन सभी x की वैल्यू पे साइन x कितना होता है 0 होता है, यानी कि जो साइन x है आपका वो आउटपुट है वो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट B को। ये साइन x कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा, भाई निकाल के देख लो ना। देखो साइन, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 0, ठीक है। साइन जब आप x की वैल्यू कितनी रखोगे पाई, तो साइन पाई भी कितना हो जाएगा 0। क्यों सर, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो x है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो x की वैल्यू निकाल के तो दिखाई, इन सारे x पे साइन क्या होगा 0। जब x आपका कितना होगा 2 पाई, तब भी साइन की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। यानी कि समझो ना, यहाँ पर इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। कब, इनपुट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है तब भी साइन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना। यानी कि आप समझ रहे हो ना, f ऑफ 0 भी कितना है 0, x की वैल्यू 0 तो साइन 0 0 होता है। f ऑफ पाई भी कितना हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू जब आप क्या रखोगे पाई, तो साइन पाई भी कितना होता है 0 हो जाए, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखिए पाई पे भी क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू पाई पे भी साइन पाई 0 हो रहा है, फिर साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, ठीक, साइन -2 पाई भी 0 होता है, ठीक, फिर साइन -3 पाई भी 0 होता है, फिर साइन +3 पाई भी 0 होता है, ये +3 पाई है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि साइन क्या कर रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया था मैनी वन हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता। एक पॉइंट से बहुत सारे आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे इनपुट से एक आउटपुट फंक्शन में आ सकता है। आप क्लियरली देख लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। चेक करो, सेट ए के हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है और वो क्या है 0 है। चेक करो, -3 पाई की एक ही इमेज है 0, -2 पाई की एक ही इमेज है 0। आपको ऐसा तो नहीं ना कि एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हो, हाँ आपको बहुत सारे इनपुट पे सेम आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने आपको फील कराया कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोला है, क्योंकि ये 6 के 6 जो फंक्शन है, आप अभी आगे पढ़ते रहोगे, आप देखोगे ये फंक्शन की डेफिनेशन को हर बार क्वालिफाई करते हैं। यानी कि सेट ए में इनके इनपुट्स होंगे, यानी कि इनके एंगल होंगे, और सेट बी में इनके आउटपुट होंगे। एवरी एलिमेंट फॉर सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ऐसा कुछ यहां पर रहेगा, इसलिए इन्होंने क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए यूनिट सर्कल का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को यूनिट सर्कल नहीं पता है। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना होता हो 1 यूनिट, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना होता हो 1 यूनिट होता हो, ठीक है ना। तो आइए एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ये एक सर्कल हमने बनाया और इसका रेडियस मान लीजिए 1 यूनिट है। वो यूनिट के बारे में मत सोचो कि सेंटीमीटर की मीटर है, जो भी है, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर है और ये देखिए इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। और हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसका रेडियस हम आपको अगर दिखाएं, देखिए ये पॉइंट O है और यहाँ अगर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका C है और ये पॉइंट आपका D है। प्लीज सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ध्यान दें प्लीज। यानी कि ये O से लेके A तक ये कितना है आपका 1 यूनिट है, ठीक है ना। O से लेके B तक इसकी भी लेंथ कितनी है 1 यूनिट, O से C तक ये भी रेडियस है 1 यूनिट और O से D तक ये भी 1 है। यानी कि OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OB इज इक्वल्स टू व्हाट, OC इज इक्वल्स टू OD। ये सब आपस में इक्वल है और ये किसके इक्वल है 1 यूनिट के इक्वल है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखो इतना तो आप लोग को फील होगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से, क्या सर, इतना तो आप लोग को फील होगा बच्चों कि इसको अगर आप किसी ग्राफ पेपर पे बनाओ, क्लास 9 में जैसे ग्राफ पेपर पे बनाते थे ना, तो भाई ये कुछ पॉइंट होगा कि नहीं होगा बताओ। कुछ पॉइंट होने का ये मतलब है कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि एब्सिसा होगा और ऑर्डिनेट होगा, मतलब x की वैल्यू होगी y की। भाई अगर हम आपसे पूछें यहाँ आपको पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे, तो आप बोलोगे सर ये अगर ऑरिजिन हम मान लें, इसके सेंटर को अगर हम ऑरिजिन मान लें, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, तो सर यहाँ से आप चलो इतना डिस्टेंस, पहले x के अलोंग चलो फिर y के अलोंग चलो, तभी तो यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है a, b लीजिए, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है a, b, और इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया है कैपिटल P लीजिए। तो कैपिटल P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, a, b है, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, आपने O को A से ज्वाइन करना है, सॉरी O को P से ज्वाइन करना है, ठीक। उसके बाद क्या करिए, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये देखिए, ठीक है,
ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ पर और इसका नाम रख दें आपने सपोज m, ठीक है ना। तो आपने PM परपेंडिकुलर टू OA डाल दिया, ये इस तरीके से आपके पास बन के आएगा। लेकिन अब मेरा सवाल सुनो, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं आपसे बोलता हूँ आप एक रे के बारे में सोचो, आप एक रे के बारे में सोचो, और वो रे का नाम अगर मैं आपको बोल दूं OP है, ये रे OP, ठीक है ना। ये एंगल सबटेंड करते हुए चल रही है, ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए, इसको देखिए, ये भाई ये OP यहाँ पे कैसे पहुंचा होगा, पहले ये OP मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ होगी, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो चेक करो जरा, ये एंटी क्लॉकवाइज जब यहाँ पे घूम के पहुंचा OP, ठीक है, ये ऐसे, ये आप सोच लो कि इसका रेडियस ही घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लेक्चर 1 देखा था हम कैसे उसको घुमाते थे रे को, हाँ, और एंगल बनता था। तो ये देखिए इसका हम रोटेशन कर रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, तो यहाँ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, यहाँ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बना है इसको हमने अगर x बोल दिया, इसको अगर हमने x बोल दिया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से चेक करिएगा ट्राइंगल PMO में, ठीक, इन ट्राइंगल PMO में, इन ट्राइंगल PMO, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ठीक है ना। आपने पढ़ा है क्लास 10 में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है ना। ये होता है आपका क्या, साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये क्या होता है आपका कॉस बेस अपॉन हाइपो, और ये होता है आपका टेन। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं ट्राइंगल PMO में, अगर मैं ट्राइंगल PMO में आपसे बोलूं भाई कॉस x लगा के दिखा दो मुझे, कॉस x लगा के दिखाओ। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स a, B हैं स्टूडेंट्स, तो O से लेके M तक की लेंथ क्या है, a है भाई, यही तो a होगी ना, और M से लेके P तक की जो लेंथ है वो कितनी है, b है, लीजिए, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी है आपकी, b है, तभी तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट a, B है, क्योंकि ये जो सेंटर है ये ओरिजिन है, जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, a, B, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने बोला कि भाई cos x लगा दो, चलो बताओ बेटा जरा cos x, सर क्यों लगा रहे हो सर, अरे सर x क्या है, एक एंगल ही तो है, तो एंगल का आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हो, सही है ना। तो cos x हमने यहाँ पे ले लिया, cos क्या होता है बेटा बताओ, बेस अपॉन हाइपो। तो चेक करो x के लिए बेस कौन है बताओ, OM, करेक्ट। तो OM बेस अपॉन हाइपो। अब देखो हाइपो कौन होता है, 90 के ऑपोजिट वाला, तो हाइपो कौन है यहाँ पर, OP है, करेक्ट। ये देखिए, तो यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो cos x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, OM कितना है बताइए, स्मॉल a, OM कितना है, O से M तक स्मॉल a, और OP का लेंथ कितना है, ध्यान से चेक करो बेटा जरा, OP भी OD के इक्वल है, OP भी तो रेडियस है, O से लेके P तक ये भी तो रेडियस है, और रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर OP की वैल्यू हमने 1 रख दी, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, a अपॉन 1 यानी कि a आ गया, करेक्ट, यानी कि cos x इज इक्वल टू a आ गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, cos x, लीजिए। और आज के बाद अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी यूनिट सर्कल में ये जो a की वैल्यू है ये कितनी होती है, cos x। अभी हम इसको जनरलाइज करके आपको बताएंगे और याद करा देंगे, ठीक है ना। चलो अब आपने क्या लगाना है, इसी ट्राइंगल में बेटा sin x लगाओ। sin x क्या होता है बताओ, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ट्राइंगल PMO में sin x लगाओ, sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपो, यानी कि हो जाएगा बेटा आपका क्या, PM अपॉन OP, करेक्ट। चेक करो ना, PM परपेंडिकुलर है और OP क्या है, हाइपो है, PM अपॉन व्हाट, OP, लीजिए। अब PM कितना है, PM कितना है, स्मॉल b है, ठीक है, और OP कितना है, OP आपका 1 यूनिट है, अभी बताया था आपको, और b अपॉन 1 कितना हो जाएगा, b, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका sin x इज इक्वल्स टू b आ गया, या फिर b इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, sin x आ गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज के बाद क्या मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि किसी यूनिट सर्कल में, बहुत ध्यान सुनो, किसी यूनिट सर्कल में, इन एनी यूनिट सर्कल, या हाँ, इन एनी यूनिट सर्कल, इन एनी यूनिट सर्कल, या इन एनी क्या, यूनिट सर्कल होता है, तो इन यूनिट सर्कल हमको लिखना चाहिए, ठीक है ना। इन यूनिट सर्कल, स्पेशल सर्कल है जिसका रेडियस कितना होता है, 1। तो इन यूनिट सर्कल एनी पॉइंट P which lies on the circle, ध्यान से सुनिए, किसी यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट P जो सर्कल पे लाई करता है, उसको हम कैसे, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, a, B। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या बोला, अभी मैंने बोला कि a की वैल्यू कितनी आई है बताइए, cos x, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x, और b की वैल्यू क्या आई है, sin x। यानी कि हम बोल सकते हैं इन यूनिट सर्कल एनी पॉइंट P which lies on the circle is denoted by cos x, sin x। ये चीज आपको डाइजेस्ट यहां पर
करनी होगी कि किसी भी पॉइंट P को हम लोग किससे दिखाया करेंगे, cos x, sin x से, जो पॉइंट किसी यूनिट सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट बच्चों चाहे यहाँ हो और ये पॉइंट चाहे यहाँ हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये भाई आप इसको पकड़िए ना, नीचे ये पकड़िए, ये OP का आप एंटी क्लॉकवाइज चला रहे थे तो x इतना था, अगर आप OP को घुमा के यहाँ ले आओ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बताओ भाई, x का वैल्यू बढ़ने लगेगा, और अगर आप OP को घुमा के यहाँ पे ले आओ तो एंगल x बढ़ जाएगा ना, बस और क्या हो जाएगा बताओ। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो आपके यही रहेंगे, cos x, sin x, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डाइजेस्ट करना है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, इतना आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करें, पॉज करके इतना नोट करें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा आपके सामने यहाँ पर ये जो a, b लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है। तो a की जगह हमने क्या लिखना है, cos x, और b की जगह हमें क्या लिखना है, sin x, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब ये a और b का कोई काम तो है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए लीजिए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से रस चेक करिएगा, इतना सब लोग नोट करें, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इस यूनिट सर्कल में जरा आप खास पॉइंट्स को देखिए, और वो खास पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। आप गौर करिए जरा पॉइंट A पे, आप गौर करिए जरा पॉइंट B पे, और गौर करिए जरा C पे और D पे। मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। कहाँ गया भाई हमारा वायर? देखिए जरा, अगर हम बच्चों, अगर हम देखिए ये OP है और इसको गिरा के अगर हम यहाँ कर दें, सोचो अगर हम इसको ऐसे इसको अगर ऐसे चलाएं क्लॉकवाइज, तो सोचो जरा ये x का वैल्यू कम होता जाएगा और ये यहाँ के ऐसे गिर जाएगा, यानी कि पॉइंट P किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, A के साथ। तो उस टाइम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब सोचो जरा, इसको अगर हम घुमाते इस OP को यहाँ पे ले आए, तो सोचो ये x पूरा यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा भाई। चेक करो ना, अगर OP को ऐसे घुमा दें तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू 90 हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया आप लोग को पता है, ठीक है। चलो देखो, अगर किसी कन्फ्यूज़न है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लो भाई। अगर पीछे का वीडियो नहीं देख के आओ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में बताया था। मतलब ये कोई रे अगर आप ले लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे हमने आपको एंगल बताया था कितना, 0, याद है, क्योंकि अभी ये चली नहीं है तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। अभी जब ये चलना शुरू करेगी तो एंगल बनना शुरू होगा। अभी तो एंगल कितना है, 0, और जब ये घूम के यहाँ आ गई तो याद है आपको, हमने यहाँ पे एंगल क्या बताया था, π/2 यानी कि 90 बताया था कि नहीं बताया था भाई? चेक करो ना, ये रे ऐसे करके इधर घूम के आ गई तो ये एंगल 90 बन गया, ठीक। अब 90 तक घुमा चुके, जब घुमा के यहाँ पे आओगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 90 ऐड करो कितना देगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री कितना होता था, पाई रेडियन। तो यहाँ पे आपने पाई दिखाना है, ठीक। तो ये देखिए, ये π/2 और π/2 इसमें और ऐड हो गया, यानी कि 90 और ऐड हो गया, तो पाई और घुमा के यहाँ पे लाओ तो 270 डिग्री होता था, 270, और 270 को अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे तो वो क्या होता था, 3π/2 होता था कि नहीं होता था, बताइए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 90, यहाँ पे 270, और फिर और 90 घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो आप वापस यहीं पहुंच जाते थे। कितना हो जाता था, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे, 2π रेडियन। भूल गए क्या? ठीक है, एंगल लिख देता हूँ, लीजिए, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, पाई का मतलब क्या होता था, 180, 3π/2 का मतलब क्या होता था, 270, और ये सब याद करने के लिए बोला था हमने आपको, ठीक है। 0 रेडियन बोलो चाहे 0 डिग्री, बात क्या है, सेम है, और 2π क्या, 360 डिग्री होता था, ये सबको पता है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनिए, यहाँ पे आइए, ठीक, सुनो। पॉइंट A के पहले आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। कैसे बता दें सर? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बताने के 2 तरीके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बताने के 2 तरीके हैं। कैसे सर 2 तरीके? 2 तरीके हैं, एक तो आप मुझे नंबर से बता दीजिए, और दूसरा आप मुझे cos x और sin x से बता दीजिए, ठीक है ना। आओ, तो आपने बोला मुझे कि सर इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हटा दे रहे हैं। देखो जरा, आपने बोला सर पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं cos x sin x के फॉर्म में बताना चाहूँ तो सर पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सर cos x और sin x ही तो होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यों? अरे भाई कोई भी पॉइंट जो यूनिट सर्कल की बाउंड्री पे पड़ा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, cos x और sin x। सर कैसे सर, यहाँ भी cos x sin x, यहाँ भी cos x sin x। भाई एक बात बताओ एक बात बताओ x तो वेरिएबल है ना, x तो चेंज हो रहा है। हाँ सोचो, जब ये OP इधर आ जाएगा ऐसे, तब हम यहाँ x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 0 डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे, बताइए, समझे बात कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू वेरी हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, पॉइंट B जो है, ठीक है ना, यहाँ के अगर हम आपको कोऑर्डिनेट्स पूछें पॉइंट B के, तो आप मुझे फिर से वही जवाब दोगे कि सर पॉइंट B यूनिट सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है सर, इसलिए पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सर वो cos x और sin x ही होंगे। मैंने कहा क्यों भाई, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो आपने बोला सर बिल्कुल तो सही है, हमने कहा इधर भी cos x sin x लिखा है, इधर भी cos x sin x, आपने बोला सर बिल्कुल सही। मैंने कहा कैसे? आप कह रहे हो सर ये OP को घुमा के यहाँ पे ले आओगे, तो सर x की वैल्यू यहाँ 90 रख देना। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, याद रखिएगा, यही बात हम कर रहे हैं। ये x की वैल्यूज हैं बेटा, ये x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यू यहाँ 0 और 2 पाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या 90 या फिर π/2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या पाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या 3π/2। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए सारे एंगल्स कैसे लिए हमने? पॉजिटिव लिए। चेक करो, पॉजिटिव का π/2, पॉजिटिव का पाई, पॉजिटिव का 3π/2, ये चीज़ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जब आप घूम के यहाँ से पहले यहाँ, अब आप ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते आप C पे ले आए। ठीक है ना, तो आप मेरे को बोलते हो कि सर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कॉस यहाँ पे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप फिर से बोलोगे सर cos x sin x। लेकिन मैंने पूछा ये क्या बात है, तो आप बोलोगे सर x तो वेरी कर रहा है, इस बार x की वैल्यू कितनी रखनी होगी? पाई। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक, फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे घुमाते घुमाते आप कहाँ ले आए? D पे ले आए। तो पॉइंट D के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? cos x और sin x। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। जहां पर x आपका कितना हो जाएगा, x आप यहां से देख लीजिए कितना हो जाएगा, बताइए। x यहां पर 3π/2। फिर आप क्या करते हो, इसको घुमाकर 90 डिग्री और पॉइंट A पे वापस ले आते हो, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट cos x sin x, और इस बार आपका x कितना होगा? 2π, और ऑब्वियसली x आपका 2π होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये cos x और sin x के टर्म्स में हमने क्या निकाले? कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, दूसरा तरीका भी है क्या आपको कोऑर्डिनेट्स बताने का, यानी कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स बेटा मुझे दूसरे तरीके से बताओ। कैसे बताएं सर? बहुत इजी सर, बेटा ध्यान से चेक करो, यहाँ पर O से A तक की लेंथ कितनी है? 1 है कि नहीं है बताओ? 1 है, अरे रेडियस है ना O से A तक। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर हम इसको x एक्सिस माने, इसको x एक्सिस माने, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ? 1,0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पड़ा होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है, तो पढ़े हो क्लास 10th में। ठीक है ना, तो ये वाले जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भाई, इस पॉइंट पे तुम्हें पहुंचना होगा, कैसे पहुंचोगे? सोचो, यहाँ से चले 1 यूनिट, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1। मतलब x का वैल्यू, ये वाला x का वैल्यू नहीं, वो तो एंगल है, उसको छोड़ो। मतलब आपका एब्सिसा कितना हो गया? पहले एब्सिसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट। एब्सिसा कितना हो गया? 1। ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि अभी आप y की डायरेक्शन में ना तो ऊपर गए हो ना तो नीचे गए हो। सही है। अब सुनो, अगर मैं आपको पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे? बताओ, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे क्या बताओगे? आप बताओगे सर पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है? y कोऑर्डिनेट पे। चेक करो, और y कोऑर्डिनेट पे x क्या होता है? 0। अरे भाई यहाँ पहुँचना होगा तो पहले आप ऑरिजिन पे रहोगे, और ऑरिजिन से ना तो आप x कोऑर्डिनेट में ना तो आप राइट में जाओगे ना तो लेफ्ट में, सीधे यहाँ पहुँच जाओगे। यानी कि पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से पॉइंट C के अगर हम कोऑर्डिनेट आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे? सर ये ऑरिजिन है, और ये जो है आपका ये लेंथ है तो सर 1, लेकिन सर ऑरिजिन के लेफ्ट में है सर, इसलिए x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1। और क्योंकि ये x एक्सिस है, ठीक, और इसको आप x एक्सिस मान के चलो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे लाई करता हुआ हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। तो लीजिए ये क्या हो गया? -1,0। ठीक, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट -1,0, और यहाँ पर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 1,0। बस अब देखो इसी की मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी, यानी कुछ नहीं होगा। ये अगर 0,1 है तो D के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 0,-1। कैसे सर? भाई ये ऑरिजिन है और आपको D तक पहुंचना है, तो आप तो x में ना तो राइट जाओगे ना तो लेफ्ट, यानी कि x का वैल्यू 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? आप उतर के नीचे आए हो, ये ऑरिजिन से नीचे आए हो, तो ये 1 यूनिट है, बट साइन कैसा हो जाएगा? माइनस। लीजिए ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। हमने आपको क्या बोला था? हमने बोला था पॉइंट A पे x की वैल्यू कितनी है? 0 है। पॉइंट A पे x की वैल्यू कितनी है? 0 है कि नहीं? बताइए। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि भाई चेक करो ना, ये जो रे OP चल रही थी, अगर हम इसको ऐसे गिरा दें तो ये जो एंगल है x क्या है यहाँ पर? x एक एंगल है, याद रखिएगा। ये जो x है, ये x क्या है? एक एंगल है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 0। यानी कि x की वैल्यू 0 रखिए, तो बताइए यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगा? cos 0 रेडियन में ले रहे हैं, रेडियन में, एंगल रेडियन में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो cos 0 और ये हो गया लीजिए sin 0, करेक्ट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट एक बार तो आपने कितना निकाला? 1, और फिर आपने बोला पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट कितना है? cos 0। भाई ये भी तो उसी का कोऑर्डिनेट है, ये भी तो उसी का, ये भी तो उसी का कोऑर्डिनेट है, सही है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी कि नहीं? क्लास 9 में सवाल नहीं पढ़े थे, बताओ कि अगर x, y इज इक्वल टू क्या लिखा हो 1, 2, तो x का वैल्यू क्या होता है? 1, तो y का वैल्यू क्या होता है? 2। तो वही तो किया है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? y कोऑर्डिनेट है। तो cos 0 बराबर 1 हो जाएगा और sin 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका जो निकल के आता है sin 0 का वैल्यू कितना, सॉरी
हाँ साइन जीरो का वैल्यू कितना कंपेयर कर दो, साइन जीरो कितना हो गया 0 और कॉस जीरो कितना हो गया आपका 1, ठीक है ना। तो साइन जीरो 0 हो गया और कॉस 0 हो गया आपका 1। ये सब एंगल्स यहाँ जो साइन और कॉस के साथ लिखे हैं सब रेडियन में, 0 रेडियन 0 रेडियन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाइए जरा, यहाँ पे आइए जरा, एक बात बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, चेक करो। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है π/2, यानी कि x की जगह हम क्या रखेंगे π/2 और यहाँ पे भी हम x की जगह क्या रखेंगे π/2। अब आप समझदार हैं, अब आप समझदार हैं, चेक कर लीजिए। cos π/2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन sin π/2 क्या हो जाएगा 0। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि ये जो दोनों, ये कोऑर्डिनेट बोलो, अच्छा ये कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट भैया एक ही पॉइंट को तो दिखा रहे हैं, किसको, पॉइंट बी को, इसलिए cos π/2 0 होना चाहिए और sin π/2 कितना होना चाहिए 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, sin π/2 कितना हो गया बताइए, sin π/2 हो गया आपके पास 1, ठीक है ना। और यहाँ से हो गया आपके पास cos π/2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब यहाँ पे आ जाइए जरा, यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपका जो x का वैल्यू यानी कि एंगल कितना हो गया पाई, कैसे सर, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 थी, फिर x की वैल्यू, ये देखो एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा π/2, ठीक। फिर इसको घुमाओ और यहाँ पे जब आओगे तो ये कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब कितना पाई रेडियन, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी पाई, x की वैल्यू कितनी होगी पाई, यानी कि साइन पाई तो 0 होता है, ठीक। तो लीजिए यहाँ से आपको रिजल्ट मिला कि भाई साइन पाई तो आपका 0 होगा, लेकिन जो कॉस पाई होगा आपका -1 होगा। चेक कर लीजिए, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, ठीक है। अब ये घुमा के यहाँ से यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो ये देखिए ये एंगल कितना हो गया 270 डिग्री, 270, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखोगे 270 का मतलब रेडियन में 3π/2, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे 3π/2, लीजिए 3π/2, और यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी 3π/2, ठीक है। तो साइन 3π/2 कितना हो गया आपका -1, ठीक है ना। तो लीजिए साइन 3π/2 आपका कितना हो गया -1, ठीक। और आपका हो गया यहाँ से cos 3π/2 इज इक्वल टू व्हाट 0। चलो बहुत बढ़िया। अब आपने इस रे को ऐसे करके पूरा राउंड लगवा दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट P वापस यहाँ पे आ जाएगा, और ये x का वैल्यू, ये जो एंगल था आपका, ये जो एंगल था ये कितना हो गया आपका 2π, क्योंकि a पे x की वैल्यू क्या है 2π भी है। तो लीजिए इस बार x की वैल्यू कितनी रख दीजिए 2π, यानी कि 360 डिग्री, और x की वैल्यू 2π, यानी कि cos 2π 1 होता है और sin 2π भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे sin 2π कितना होता है 0 होता है, ठीक, और cos 2π कितना होता है आपका 1 होता है। ये सब बच्चों वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। चलो ये तो काम हो गया सर। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। क्या होता अभी तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे ना ओपी को, क्या होता अगर ओपी को हम क्लॉकवाइज घुमा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सुनो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आप, तो बस एंगल हमारा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि एक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कैसा आने लगेगा नेगेटिव ना। मान लो ये ओपी भी यहाँ पड़ी हुई, हमने इस ओपी को क्लॉकवाइज घुमाया ये ऐसे, तो लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पॉइंट डी पे, यहाँ पर x कितना हो जाएगा इस बार -π/2। चेक करो ये 90 डिग्री तो घुमाया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है नेगेटिव, ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इस बार थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। इस बार आप जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो आपको x = -π/2 मिलेगा। यहाँ पर है तो 90, लेकिन साइन लगा देंगे माइनस का क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक। अब ये घुमा के यहाँ तक लेके आए थे, ये घुमा के यहाँ पे लेके आइए, तो 90 में 90 और ऐड कर दो, यानी कि π/2 + π/2 कितना हो जाएगा पाई। तो इस बार यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पाई तो मिलता ही था x = अब आपको x = मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, जो नई वैल्यूज हैं उस पर स्टार लगा दे रहा हूँ, यानी कि x = क्या मिलेगा आपको -π, ठीक। अब ये घूमा यहाँ पे आए -π, फिर घूमोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस बार यहाँ पर आ जाएगा x = -3π/2। भाई होगा तो ये 270 डिग्री ना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन साइन कैसा लोगे माइनस का, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है ना। अब जब घूम के यहाँ पे वापस आ जाओगे, ये फुल राउंड ले लोगे क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे x आएगा वो आपका कितना हो जाएगा बताइए, वो आपका x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -2π हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ है, ये -2π क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमे पूरा 360 2π, लेकिन साइन होगा किसका माइनस का, यानी कि ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम क्लॉकवाइज ही क्यों ना चल रहे हो भाई, ए के कोऑर्डिनेट तो आप वैसे ही दिखाओगे ना, कैसे cos x से sin x से, ठीक है। डी के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे cos x, sin x, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर c के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके cos x, sin x, ठीक है ना। और b के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके क्या
कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, कुछ चेंज तो होगा नहीं, कोऑर्डिनेट तो हम वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है ना, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक, तो जिस टाइम ये रे यहाँ पे होगी तब तो उस टाइम एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, तो cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जब यहाँ आ जाओगे आप तो इस x की वैल्यू कितनी रखनी है आपने, -π/2, यानी कि बच्चों यहाँ से आपको ये पता चला x की वैल्यू -π/2 रखो, यानी कि cos -π/2 और sin -π/2, ठीक है, इनके वैल्यूज़ भी कितने होते हैं, 0, मतलब cos -π/2 ये ब्रैकेट रख लो, ठीक, cos -π/2 0 और sin -π/2 क्या होता है आपका -1 होता है, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे कहीं पे काम किया होगा 3π/2 के लिए, ठीक है, वही काम आपका यहाँ पे वैलिड होगा। चेक करो, sin 3π/2 भी कितना है, sin 3π/2 भी -1 है, तो sin -π/2 भी कितना है, 1 ही है, तो 1 कह रहा हूँ, सॉरी -1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका sin -π/2, तो sin -π/2 और sin 3π/2 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसी तरीके से ध्यान से चेक करो, जैसे कि cos 3π/2 0 होता था, ठीक उसी तरीके से cos -π/2 भी कितना होता है, 0। तो cos 3π/2 0 होता था, तो cos -π/2 भी कितना होगा, 0। अब हम नीचे से ऊपर चलेंगे, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे आ जाओ जरा, जब तुम घूम के ऐसे करके आ गए तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी, -π ना, यानी कि थोड़ी जगह बच्चों कम है, cos -π और sin -π, ठीक है, यानी कि जो sin π की वैल्यू होती है वही sin -π की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अभी नेगेटिव ऑफ एंगल्स के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो sin π अगर 0 है तो sin ऑफ -π भी कितना है, 0 है। तो लीजिए sin π अगर 0 है तो sin ऑफ -π भी क्या है आपका, 0 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद cos π अगर -1 है तो cos ऑफ -π भी क्या है, -1 है। तो यहाँ से देखिए जरा, cos π अगर आपका क्या था, -1 था, तो यही आपका cos ऑफ -π भी हो जाएगा, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आप जब घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे तो आपको ये x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -3π/2, ठीक है, और x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -3π/2, ठीक है ना। अब आप समझदार हो, बना सकते हो क्या, cos π/2 का वैल्यू अगर 0 तो cos -3π/2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखिए cos π/2 अगर 0 तो यही इक्वल है किसके, cos ऑफ -3π/2 के, लीजिए। और sin π/2 अगर आपका कितना है, 1 है, तो आपका sin ऑफ -3π/2 भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया sin ऑफ -3π/2, ठीक है ना, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आप जब घूम के फुल रोटेशन में क्लॉकवाइज इधर आ जाओगे, ठीक है, तो अब ये x के जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये कितने हो जाएंगे, -2π हो जाएंगे, ठीक है ना। लीजिए cos ऑफ -2π और यहाँ क्या हो जाएगा, sin ऑफ -2π, ठीक है, यानी कि अगर cos 2π 1 है और cos 0 1 है तो cos -2π भी क्या होता है, 1 ही होता है आपका, ठीक है ना। तो ये देखिए यही हो जाएगा cos ऑफ -2π, ठीक, और sin 0 0 है तो cos sin ऑफ, बहुत छोटा जगह बच रही है, -2π भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इवन आप यहाँ से बस यूनिट सर्कल से आप सब कुछ देख सकते हैं, cos 0 इज इक्वल्स टू cos 2π इज इक्वल्स टू cos ऑफ -2π, ये सब किसके इक्वल होता है, 1 के। ये देखो cos 0 इज इक्वल्स टू cos 2π और जगह नहीं यहाँ पे, तो cos ऑफ -2π ये सब सभी किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। इसी तरीके से sin 0 इज इक्वल्स टू sin 2π इज इक्वल्स टू sin ऑफ -2π इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा गंदा हो गया बोर्ड, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहले इतनी चीज़ों को आप डाइजेस्ट करिए, फिर मैं आपको आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ओके, नोट कर लीजिए। एक चीज़ और नोट करने से पहले, ठीक है, देखो कहता है क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंटल एंगल शब्द आया क्वाड्रेंट से, ठीक है ना। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऐसे एंगल जो π/2 के क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी कि कैसे एंगल सर, यही वाले एंगल भाई, लीजिए π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि आगे n लगा देना है बस आपको। n क्या होता है, इंटीजर रखते जाओ। अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे, 0 × π/2 0, n की वैल्यू 1 रखो, 1 × π/2 n की वैल्यू 2 रखो, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। n की वैल्यू आप 3 रखो, 3 × π/2 3π/2, ठीक है ना। तो ये देखिए यही सारे एंगल्स आपको क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। लेकिन अगर आप n की वैल्यू -1 रखते तो आपको π/2 की जगह क्या मिलता, -π/2, लीजिए, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू -2 रखते तो -2 से 2 कटता -π आता, यानी कि पाई के साथ -π, ठीक है ना। इसी तरीके से 3π/2 के साथ -3π/2 आपको मिलता जब आप n की वैल्यू कितनी रखते हैं, -3, ठीक है। तो आपको ये सारे एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। और देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये भाई यही तो है, बता तो दिया, चेक करो, ये देखो जरा,
अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 4 रखो यहाँ, तो 4 इंटू पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 पाई आ जाएगा। n की वैल्यू को -4 रखोगे तो -2 पाई आ जाएगा, यानी कि 2 पाई और क्या -2 पाई, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। ये आपको यहाँ दिखाई पड़ते हैं, देखिए क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, देखिए 0 2 पाई दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसी तरीके से क्लॉकवाइज अगर आप आते तो आपको -2 पाई भी यहाँ दिखाई पड़ जाता कि नहीं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पे आपको π/2 भी दिखाई पड़ता है, -3 π/2 भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ में बीच में जो एंगल है इनकी बात नहीं करिए, बस यहाँ वाले ये एंड पॉइंट्स पे जो एंगल है इनकी हमने बात यहाँ पर करी हुई, जैसे कि पाई माइनस पाई, ठीक है ना, 3 π/2 तो -π/2, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, π/2 के, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल्स जो π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि आप फॉर्मूला बना लो क्वाड्रेंटल एंगल का क्या, n इंटू π/2, n इंटू π/2, n की वैल्यू बदलते जाओ, n आपको पता है क्या है, 0 1 2 3 4 -1 2 -1 -2 -3, तो आपको क्वाड्रेंटल एंगल मिलते जाएंगे। और ये कोई नए एंगल नहीं होते हैं यार, इन्हीं पॉइंट पे जो एंगल तुमको मिलते हैं यही क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, ठीक है ना। चलो पहले इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप अपनी पेज नंबर 57 में ये एनसीईआरटी में ये वाला टेबल आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये जो टेबल दिखाई पड़ा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ये टेबल तैयार करना है और ये आपको पता ही होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो यूनिट सर्कल की हेल्प से हम ये टेबल आराम से तैयार यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे तैयार कर लेंगे, आपको क्लास 10th में थोड़ा सा टेबल बनाना आना चाहिए, और साथ में देखिए हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा था, साइन, ये फंक्शंस हैं आपके, और इधर ये थीटा चलेगा आपका, ठीक है ना। तो आपने क्लास 10th में कौन कौन से एंगल्स के लिए पढ़ा था बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0, π/2, π/4, π/3 और π/2 के लिए, ठीक है, याद होगा ना आपको, 0 रेडियन के लिए, ठीक है ना, 0, उसके बाद आपका π/6, ठीक है, उसके बाद आपका क्या π/4, उसके बाद आपका π/3, उसके बाद आपका π/2। लीजिए ये सारी बातें आपने क्लास 10th में पढ़ी है। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो सुनो भाई, 0 का मतलब 0 डिग्री, π/6 रेडियन का मतलब क्या 30 डिग्री, ठीक है, π/4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, ये सब कन्वर्ट करना सिखाया था लास्ट क्लास में, और π/2 का मतलब 90 डिग्री। और उसके बाद आपको इसमें जो ऐड करना है वो 2 नए एंगल्स और ऐड करने, कौन कौन से, आपको 3π/2 और 2π के बारे में बात करनी है यहाँ, ठीक है ना। तो चलो, क्या बच्चों आपको याद है क्लास 10th में जो वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी वो तो आपको याद होगा। साइन 0 क्या होता था 0, साइन 30 क्या होता था 1/2, ठीक है, 0 1/2 1/√2, फिर क्या आता था √3/2 और 1। ये हमने क्लास 10th में प्रूव करके देखा है, निकाल के देखा है। तो ये सारी वैल्यूज हमें याद है। उसके बाद कॉस के लिए क्या करते थे आप लोग, कॉस के लिए इसको रिवर्स कर देते थे, याद है, 1 इधर आ जाता था, ठीक है, फिर √3/2 इधर आ जाता था, 1/√2, फिर 1/2 और ये 0, ठीक है ना। ये देखिए, उसके बाद tan आपने निकाला था, ठीक है ना, tan। तो tan कैसे निकलता है बताओ, tan थीटा कैसे निकलता है, साइन अपॉन कॉस से ना। tan कैसे निकलता है, tan थीटा, क्लास 10th में पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू। तो देखो जरा, अगर हमें tan निकालना होगा तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी कि 0 अपॉन 0, दिस अपॉन दिस, 0 अपॉन 1 0, ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है ना। लीजिए, ठीक है, फिर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, भाई साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू, आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। तो कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2 1, फिर √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, ठीक है, फिर 1 डिवाइडेड बाय 0, ये तो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता सुन ले भाई, 1 डिवाइडेड बाय 0 ये नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर 0/1 लिखा होता, कहीं क्या लिखा होता, 0/1 लिखा होता तो इसकी वैल्यू क्या होती 0, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को हम लोग या तो इंग्लिश में लिख दें नॉट डिफाइंड, या तो ऐसे इन्फिनिटी का साइन भी हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, लीजिए नॉट डिफाइंड हो गया, आपकी बुक में नॉट डिफाइंड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था आपका कॉसेक, ठीक है ना, और उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता था आपका सेक, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता था आपका कॉट। तो भाई पता है ना आपको क्या, कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 1/sin, यानी कि 1/sin थीटा की वैल्यू जो होगी उससे आपको कॉसेक मिल जाएगा, करेक्ट। अगर आपको यहाँ थीटा नहीं लिखना, आप x लिख लो, क्योंकि क्लास 11 में आप x से उसको पढ़ लो, कोई बात नहीं है। तो cosec x इज इक्वल्स टू 1/sin x, करेक्ट। इसी तरीके से आपको पता है क्या, कि अगर हमें sec x चाहिए होगा, लीजिए sec x तो क्या हो जाएगा 1/cos x, और इसी तरीके से अगर हमें क्या चाहिए होगा cot x चाहिए होगा, अगर हमें क्या चाहिए होगा cot x चाहिए होगा, तो cot x इज इक्वल्स टू व्हाट 1/tan x, करेक्ट। तो आइए जरा इन वैल्यूज को बना के दिखाते हैं। cosec क्या हो जाएगा बताओ, साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू कितनी है 0, तो करो जरा 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, लीजिए 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो cosec 0 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, या फिर cosec 0 रेडियन कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट। बस इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है।
जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नहीं पता? सुनो भाई, जीरो को तुम क्या लिख सकते हो? 0.1, और इसको रेसिप्रोकेट कर दो 0.1 को तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। चलो उसके बाद ध्यान से चेक करो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, अरे 1/2 को 2/1 यानी कि 2, 1/√2 क्या हो जाएगा? √2, और उसके बाद √3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3, सही है। और 1/1 क्या हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सेक बनाओ। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, फिर इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2.1 यानी कि 2, और 0 का रेसिप्रोकल अभी बताया था क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, उसके बाद कॉट निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल करोगे, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। सुन लो, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0। जिनको नहीं पता भाई सुन लें। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0। ठीक है ना। 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0 को आप क्या लिखोगे? पहले 0/1, फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दो यानी कि 1/0, और ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल यानी कि 1/नॉट डिफाइंड, और 1/नॉट डिफाइंड क्या होता है? 0, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ये दोनों एंगल्स की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, इसको आपको यहाँ से आके देखना है, sin 3π/2। अब जब आप ऐसे करके क्लॉकवाइज चले, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चले थे, तो आपको यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर क्या मिला था आपको? 3π/2। तो sin 3π/2 की वैल्यू कितनी बताइए? -1 है। तो sin 3π/2 की वैल्यू कितनी है बताइए? -1 है। इसी तरीके से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चले थे और वापस आप कहाँ आ गए थे? यहाँ पर 2π पे, तो चेक करिए sin 2π की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। तो sin 2π की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई यहाँ पर। ठीक है ना। चलो अब कॉस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो cos 3π/2 यहाँ से आके चेक करिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज जब आप यहाँ आए थे तो cos 3π/2 कितना था आपका? 0 था। तो cos 3π/2 कितना था? 0 था। उसके बाद cos 2π, तो जब यहाँ पे आ गए थे तो cos 2π कितना था आपका? 1 था। ठीक है, ये अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और cos मिल गया, सब कुछ आप बना सकते हो। tan क्या होता है? sin/cos। ठीक है ना। तो -1/0, -1/0 नॉट डिफाइंड, -1/0 डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। लीजिए नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका? 0/1। 0/1 कितना होता है बताओ? 0 होता है। ठीक, फिर कॉसेक में आ जाओ। कॉसेक कैसे निकालोगे? साइन का रेसिप्रोकल करके, है ना। तो आ जाओ जरा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद सेक आप कॉस का रेसिप्रोकल करके निकालोगे। ठीक है ना। तो कॉस यहाँ पे देखिए 0 है, cos 3π/2 कितना है? 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉट में आइए। ठीक, तो कॉट आपको tan के रेसिप्रोकल से मिलेगा। tan यहाँ पे tan 3π/2 क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए tan 2π कितना है? 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ गलती हुई हो तो आप देख लीजिएगा, वैसे गलती नहीं हुई है। ठीक है ना। यूनिट सर्कल की हेल्प से ये तो वैल्यूज आपको याद है 90 तक, π/2 तक, और 3π/2 और 2π की आप यूनिट सर्कल से देख के ये टेबल आपको तैयार करना है स्टूडेंट्स, आना चाहिए। ठीक है, इतना बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स क्लास 10th में आपको 3 आइडेंटिटी याद होगा आपको, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, और दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा क्या? sec² थीटा इज 1 प्लस tan² थीटा। बिल्कुल पढ़ा होगा सभी बच्चों, नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए अभी। ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड है आपका cosec² थीटा इज 1 प्लस cot² थीटा, ये सबने याद किया होगा पक्का। अब सुनो, यही जो आइडेंटिटीज हैं जिसको क्लास 10th में वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलता था, क्लास 11th में क्या कहता है बहुत ध्यान से चेक करिए। क्लास 11th में बोलता है फॉर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब x कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आपके पास हो सकता है। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? ध्यान से चेक करिए। वायर कहाँ गया हमारा? ये देखिए, जब आप ओपी को ऐसा घुमा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, यानी कि एक्स कोई भी पॉजिटिव, देखो अगर आपने थोड़ा सा घुमा दिया, 0.1 घुमा दिया, सोचो आपने, हाँ 0.1 डिग्री अगर आपने इसको घुमा दिया तो 0.1 का जो भी करस्पॉन्डिंग रेडियन होता होगा, कुछ तो एंगल आपने घुमाया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो आप याद करिए, हमने पढ़ा था एवरी रियल नंबर इज करस्पॉन्ड टू एवरी, लास्ट लेक्चर नंबर 1 में, एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड टू एन एंगल, ये आपने पढ़ा था, एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड टू एन एंगल एंड वाइस वर्सा, एंड
वाई से वर्सा, याद है ये क्या बोल दिया सर, सुनो ये बोल दिया सर कि अगर मैं 0.1 बोल रहा हूँ, ठीक है 0.1 अगर मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर, तो ये मैं 0.1 रेडियन की बात कर रहा हूँ, याद आया कि नहीं याद आया? तो वही मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, मान लो 0.1 रेडियन, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 रेडियन, ठीक है आसान है कि नहीं? तो ये चीज़ है। अरे यार यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ करी थी, प्लीज़ पीछे का वीडियो देख के आओ, तब आपको बात समझ में आएगी कि क्यों हम बोल रहे हैं एक्स करस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर, यानी कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपने इसको 0.1 यूनिट घुमाया है या आपने इसको π/2 यूनिट घुमा दिया है यहाँ तक, यानी कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो वही हमने बोला फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब सुनो, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि एक्स हो सकता है आपका 0.1 रेडियन, एक्स हो सकता है आपका 0.2 रेडियन, एक्स हो सकता है आपका 2π रेडियन, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स अगर कोई भी एंगल हो यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो हर एक नंबर रेडियन में एक एंगल को दिखाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो होता क्या है आप देखो जरा, याद करिए जब हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो OM को हमने बोला था A ले लो, ठीक है ना, याद है? और P से लेके M तक हमने आपको बोला था B ले लो, ठीक है ना? तो ये वाला जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट था ये A, B था, है ना? था कि नहीं था बताइए? और हमने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था क्या कि A बराबर क्या है बताइए, cos x, ठीक, और B बराबर क्या था बताइए, sin x, ये हमने आपको करके दिखाया था कि नहीं? अब आप ट्राइंगल PMO में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ट्राइंगल PMO में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 के ऑपोजिट वाला कौन है बताओ, PO, तो क्या हो जाएगा बताओ, PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है ना? PM स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका बताइए, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। वैल्यू रखना शुरू करिए स्टूडेंट्स। PO कितना है, PO तो रेडियस है ना, ये तो 1 यूनिट था कि नहीं था बताइए? तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM कितना था, चेक करिए PM कितना था, अभी भी तो निकाला था भाई। PM कहाँ गया, ये देखो ये रहा आपका PM B, ठीक है ना? तो B का स्क्वायर और प्लस OM कितना है, A का स्क्वायर। अब देखो राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 लीजिए। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, A क्या है, cos x है, तो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, x पे मत स्क्वायर लगा देना, ये cos स्क्वायर x लिखा हुआ है भैया, x पे नहीं स्क्वायर है, ठीक है ना? तो A स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, cos स्क्वायर x और प्लस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, sin स्क्वायर x। तो लीजिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो कहता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि x कोई भी रियल नंबर होता है और हर एक रियल नंबर से हम करस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन दिखाते हैं। तो यानी कि x कुछ भी हो सकता है, x कोई भी एंगल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, x की कुछ भी वैल्यू हो, x कोई भी एंगल हो, पाई रेडियन हो, माइनस पाई रेडियन हो, 0.1 रेडियन हो, 2.4 रेडियन हो, कितना भी हो x, ये हमेशा ट्रू होता है। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। प्रूफ कर दिया आपके सामने कि नहीं कर दिया बताइए, ठीक है? तो ये देखिए इस तरीके से पहली आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। अब इसी में ये जो आया है आपके पास रिजल्ट, इसी में अगर आप क्या करें, इसी में ये देखिए cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 में आप एक काम करो, इसमें आप क्या करें सर, इसमें आप एक काम करो, cos स्क्वायर x से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x बोथ साइड, पता है ना, किसी इक्वेशन में बोथ साइड अगर हम सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमने क्या किया, हमने cos स्क्वायर x से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और cos स्क्वायर x से राइट में डिवाइड लगाया। अब आप चेक करिए बच्चों, इसको तो सॉल्व करना आता ना, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, यानी कि cos स्क्वायर x इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x और प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, क्योंकि एलसीएम ले लोगे वापस वैसा ही, सॉरी देखो x स्क्वायर cos स्क्वायर x का एलसीएम लोगे वापस वैसे ही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बताओ 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। अरे भाई 1 अपॉन cos sec होता है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये देखो ये हो गया sec स्क्वायर x, ठीक। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया और यहाँ पे 1 आ गया और प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है बताइए, tan स्क्वायर। लीजिए आ गया कि नहीं आ गया, तो एवरी रियल वैल्यू ऑफ x इट इज ऑल्सो ट्रू, सेकंड वाला भी ट्रू हो गया, sec स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है? तो ये आप नोट करिए, यहाँ पे मैं आपको थर्ड करके दिखाता हूँ प्रूफ, ठीक है ना? थर्ड प्रूफ देखिए जना, थर्ड प्रूफ कैसा है। अभी आपने क्या प्रूफ किया था, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, है ना? उसमें आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल गया।
अगर आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें बोथ साइड, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कर दीजिए, आप बोथ साइड साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए। तो लेफ्ट में हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स से, और राइट में भी हमने साइन स्क्वायर एक्स से अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे इसको, तो कॉस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। और आपका कॉस अपॉन साइन क्या होता है बताइए, कॉसेक, सॉरी कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस साइन अपॉन साइन कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये आ गया आपका थर्ड, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों आइडेंटिटीज जो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी वो फॉर एनी रियल नंबर ऑफ एक्स हमने प्रूफ कर दी, ठीक है ना, नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स एक बार फिर से लेते हैं, कुछ चीज़ें हमने लिखी हुई, क्यों लिखी है अभी सब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब हम लेते हैं एक यूनिट सर्कल फिर से, ठीक है ना, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस कितना होता है 1 होता है। ये देखिए ये यूनिट सर्कल फिर से हमने ले लिया, ठीक है ना, इसको आप सर्कल ही मान के चलो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति, यहाँ आपका ओरिजिन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका था पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे था आपका पॉइंट बी, यहाँ था आपका पॉइंट सी, और यहाँ था आपके पास क्या पॉइंट डी, करेक्ट। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे याद है, इसको हमने ओ बोला था, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे याद करिए, 1,0 थे, भाई चेक करो ना, ये एक्स एक्सिस पे तो 1,0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। अब पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे 0,1, ये हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करिए पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे आपके -1,0, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट डी के वो हो जाएंगे आपके 0,-1 नीचे, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर एक जनरल पॉइंट चूज किया था जिसको आपने पॉइंट पी बोला था, ठीक है ना। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो से पी को हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया था। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आपने बोले थे क्या, जनरल कोऑर्डिनेट्स थे उसके cos x sin x, थे कि नहीं थे, ठीक है ना। अब देखिए ये फिर से वायर हम ले आए इस चैप्टर में, वायर बहुत काम आ रहा है। देखो ये OP कभी ऐसा रहा होगा, यानी कि पॉइंट P A के साथ कोइंसाइड किया होगा और इसको घुमा के एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ तक लेके आए थे, यानी कि ये वाला जो एंगल हमने बनाया ये x बनाया, कितना बनाया x रेडियन, ये ऐसा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, जब मैं x चल चुका, यानी कि x एंगल में बना चुका, ये OP जो है वो x बना चुकी है, OPX बना चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, OPX बना चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मान लो ये OP जो है, इस रे को आप इसको रे मान लो, इसको अगर हम ऐसा रोटेट करके, ये ऐसा फुल रोटेट करके, ठीक है ना, अब हम हाथ ऐसे घुमा तो पाएंगे नहीं, जब हम ऐसे घुमा घुमा के इसको पूरा एक और रोटेशन करवा दें तो सोचिएगा जरा, बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि, और हाँ एक चीज़ और याद रखनी है आप लोग को, OA आपका इनिशियल पॉइंट था, मतलब OA आपका क्या था, इनिशियल पोजीशन आप बोल सकते हो, क्योंकि सच में OA से x तो हम पहले ही चल चुके, अब हम कहाँ पे हैं, पॉइंट P पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है cos x sin x। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से वापस हम क्या करते हैं 2π रेडियन और चलते हैं। ये देखिए जरा ध्यान से समझना एक बात, सुनो मेरी बात। देखो सबसे पहले ये OP कहाँ रहा होगा, OA पे, हमने इसको घुमाया कितना x, मतलब x तो हम पहले ही चल चुके हैं, अब हम पॉइंट P पे पहुंच गए, ठीक, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए cos x sin x। अब हम मन में क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई अब इस रे को यहाँ OP से, ठीक है, x तो पहले ही चल चुके थे, OP से अगर पूरा घुमा दें और घुमा के वापस हम यहीं पे आ जाएं, तो सोचो हम ये एंगल कितना चल चुके हैं, भाई ये फुल रोटेशन हो गया ना, एक ये फुल रिवोल्यूशन हो गया, एक फुल रोटेशन हो गया, तो आप 2π और चल चुके, और जब आप 2π और चल चुके तो आ तो गए कहाँ, वापस से पॉइंट P पे, यानी कि समझो, अगर मैं अभी पॉइंट P के जरा कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना सीखूं या आपसे पूछूं कि पॉइंट P के अब कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, आप मेरे को बोलोगे सर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे cos, और देखो अब एंगल कितना बन गया, बताओ एंगल कितना बन गया, x तो पहले से था और 2π और बन गया, ये चेक करिए भाई, फुल रोटेशन में एंगल कितना होता है 2π, यानी कि x तो पहले से था उसमें 2π क्या करो, ऐड करो, ठीक है ना। चलो तो देखो x तो पहले से था उसमें 2π आपको और ऐड करना है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बच्चों यहाँ जगह कम पड़ सकती है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं छोटा छोटा लिखूंगा। तो अब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ध्यान से चेक करिए, cos और x तो पहले से था उसमें 2π ऐड हो गया, यानी कि cos के लिए अब एंगल क्या हो जाएगा 2π प्लस x, चेक करो ना भाई, x तो पहले से था और ये 2π और आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो वापस आप कहाँ पहुँच गए,
वापस आप कहाँ पहुंच गए, पॉइंट पी पे पहुंच गए, ठीक है ना। और देखो साइन के साथ भी अब आप x ना लिख के क्या लिखोगे बताओ, x तो पहले से था और 2 पाई और आ गया, यानी कि कितना ऐड हो गया, 2 पाई ऐड हो गया किसमें, x में, ठीक है ना, बात समझ में। चलो ऐसे लिख देता हूं उसको, ये ऐसे, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से समझो। देखो आपको पॉइंट पी पे आप दोबारा पहुंच गए हो ना, आप पहुंच तो पॉइंट पी पे गए, यानी कि समझिए अगर पहले x कोऑर्डिनेट क्या था cos x और y कोऑर्डिनेट क्या था sin x, तो अब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos 2 पाई प्लस x और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया sin 2 पाई प्लस x, किसका, पॉइंट p का, ठीक है ना। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं, ध्यान से चेक करो, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई देखो ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ये भी तो पॉइंट p को दिखा रहा है, और ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ये भी तो पॉइंट p को दिखा रहा है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो सर cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x, यस, ठीक है भाई, जो ये होगा वही तो है, सेम पॉइंट के किसी प्लेन में सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो ये है वही ये है, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो cos, ध्यान से चेक करो, cos 2 पाई और प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, cos x, और ठीक इसी तरीके से sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin x, लीजिए sin 2 पाई और प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, sin x आ जाएगा, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आपने क्या सोचा, आपने सोचा यहाँ पे और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और क्या करते हैं कि जब हम वापस यहाँ पे आ गए तो हम क्या करते हैं, अब हम OP को एक चक्कर और लगवाते हैं, एक रिवोल्यूशन और कराते हैं। चलो 2 पाई तो तुम लगा ही चुके हो, 2 पाई और लगा लो, ये घुमाया और वापस यहीं पे आ गए, ये फुल रोटेशन एक और करा दिया, ठीक है ना, मतलब यहाँ से चलना शुरू करे थे, ये घूम के यहाँ पे आ गए, सही है। एक बात बताओ, आप मेरे से क्या बोलोगे कि सर जितना पहले था उसमें 2 पाई और ऐड कर दो, सही बात तो है, यानी कि अब हो जाएगा हमारे पास क्या, cos 2 पाई प्लस x प्लस 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस x में आप 2 पाई और ऐड कर दो, क्योंकि एक फुल रोटेशन आपने और कर दिया, वापस कहां पे आ गए, p पे आ गए, यानी कि 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, और साथ में प्लस x तो है ही, यानी कि अब cos के साथ क्या होगा 4 पाई प्लस x हो जाएगा, और इसी तरीके से स्टूडेंट साइन का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस x में 2 पाई ऐड करोगे तो 4 पाई, लीजिए 4 पाई प्लस x हो गया कि नहीं हो गया बताइए, ठीक है ना, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास ऐसा हो गया, यानी कि आप यहां से देख रहे हैं कि देखिए आपको नए कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, लेकिन वो नए कोऑर्डिनेट्स है नहीं, वो दिखा तो पॉइंट P को ही रहे, इसका मतलब फिर से हम बोल सकते हैं cos 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू व्हाट, cos x। तो यहां से देखिए बच्चों जरा, cos 4 पाई और प्लस x इज इक्वल टू क्या आ सकता है, cos x, और इसी तरीके से आप बोल सकते हो sin, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, sin 4 पाई और प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, इज इक्वल्स टू हो गया यहां से आपके पास sin x, लीजिए, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आपने क्या कहा, आपने कहा भाई इतना एंगल तो कवर हो चुका, कितना 4 पाई प्लस x, है ना, अब आपने बोला एक चक्कर और लगा लेते हैं, यानी कि इस रे OP को एक रिवोल्यूशन और करा दिया आपने। तो सोचिए जरा, अब आपने यहां से चलना शुरू किया, ये और ये वापस यहां आ गए, सही है। तो आप बताइए इसमें 2 पाई और ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे बताओ। तो यानी कि अब बात क्या होगी, ये तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे, इसको आप छोड़ो 1,0, ठीक है ना। अब यहां लिख देता हूं, चलो अब आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाने पड़ेंगे, जब एक चक्कर और लगा लिया आपने, तो 4 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 6 पाई, भाई इसमें 2 पाई ऐड कर दो ना, 4 पाई प्लस x में, लो 4 पाई प्लस x में 2 पाई तो और ऐड करोगे ना एंगल, तो 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई, तो 6 पाई प्लस x हो जाएगा, सही है। तो 6 पाई प्लस x हो जाएगा, और साइन के साथ भी क्या होगा बताइए, साइन के साथ भी 6 पाई प्लस x हो जाएगा, लीजिए, यानी कि स्टूडेंट्स cos 6 पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, ये जो शुरुआत में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे उसको ध्यान रखिएगा, cos 6 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए cos 6 पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया cos x हो गया, ठीक। और इसी तरीके से sin 6 पाई और प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए sin x, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सर 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 क्या होता अगर हम इस रे को एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा के क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बात समझो, देखो जरा ध्यान से सुनो, पहले एक काम करो, इसका आप जनरल फॉर्मूला बना लो, पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला बना लो। क्या जनरल फॉर्मूला बनाए, ध्यान से चेक करो, यहां पर बच्चों देखो ये पाई के साथ या तो 2 मल्टीप्लाई होता है, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एक पहला रिजल्ट आया था, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, देखो पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो पाई के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो पाई के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या खासियत है, 2 एक इवन नंबर है, चेक करिए, 4 क्या है एक
इवन नंबर है और 6 भी क्या है, इवन नंबर है। यानी कि क्या, पाई के आगे आपको इवन नंबर लगा देना है तो ये जो पैटर्न चल रहा है इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब समझो, देखो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि हम इस जनरल पैटर्न को ऐसे लिखने जा रहे हैं। ये देखिए कॉस, अब यहां पर आपको पाई के आगे इवन नंबर लगाना है। लो, पाई के आगे इवन नंबर लगाना है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इवन नंबर? किसी इवन इंटीजर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n होता है कि नहीं होता है? भाई चेक करो ना, किसी भी अगर आपको इवन इंटीजर को दिखाना होगा, तो आप कैसे दिखाओगे? 2 इंटू एन से दिखाओगे, जहां पर n क्या है, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z का मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जहां पर n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। मतलब सर, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू इंटीजर्स हो सकती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, ऐसी n की वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप ध्यान सारा चेक करिए यहां पर बच्चों, इवन इंटीजर हमने इसलिए बोला है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम पैटर्न देख रहे थे, पाई के सामने क्या आ रहा है, बताइए, इवन नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें यहां पाई के सामने क्या लगाना होगा, इवन नंबर का जनरल फॉर्म, और इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n होता है कि नहीं होता है, बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए, पाई, और पाई के आगे आपने क्या लिखना है, 2n लीजिए, ठीक है। अब जिसको भरोसा नहीं हो रहा कि 2n एक इवन नंबर होता है, आप चेक कर लीजिए, अगर n की वैल्यू आप 0 डालोगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा जो कि इवन नंबर है। n की वैल्यू 1 डालो, 2 इंटू 1 2 जो कि इवन नंबर है। n की वैल्यू 2 डालो, 2 इंटू 2 4 जो कि इवन नंबर है, ठीक है। n की वैल्यू 3 डालो, ठीक है, 2 3 6। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर डालोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, जैसे n की वैल्यू -1 डालो, 2 इंटू -1 -2 जो कि इवन नंबर है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमने क्या किया, पाई के सामने इवन नंबर बार बार आ रहा था, तो हमने पाई के सामने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, 2n लिख दिया, 2n, और साथ में क्या है, प्लस x तो है ही है, ठीक है ना। तो अब हमने जनरल फॉर्मूला बनाया कि भाई क्या, cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा, cos x, ठीक है ना। ये आपको एक तो याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, sin x होता है। लीजिए, ये जनरल फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बताइए। अब आप कितने भी चक्कर मार लो इसमें, हाँ, जितने भी आपने चक्कर मारे हो उतनी आप n की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। जैसे कि कोई बोल रहा है सर हमने 10 चक्कर मारे हैं, ठीक है ना। अगर आप 10 चक्कर मारोगे तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, तो 10 चक्कर में 20 पाई रेडियन हो जाएगा, यानी कि 10 चक्कर अगर आपने लगाए हैं तो n की वैल्यू आप 10 रख दोगे, और जब n की वैल्यू आप 10 रखोगे तो चेक करो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 पाई। तो देखिए रहा, cos 20 पाई और प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास cos x ही हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आपने 10 चक्कर लगाए तो n की वैल्यू आपने 10 रखी, 2 इंटू 10 20 पाई प्लस x, यानी कि साइन 20 पाई और प्लस x, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, इज इक्वल्स टू साइन x हो जाएगा, ठीक है। सर क्या ये चक्कर हम एंटी क्लॉकवाइज ही लगाते हैं? नहीं, ये चक्कर आप क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं। इसीलिए हमने आपको बोला क्या कि n क्या होगा यहाँ पर, इंटीजर, यानी कि n जरूरी नहीं है n पॉजिटिव हो, n नेगेटिव भी हो सकता है। सर क्यों, आइए जरा आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए इसी डायग्राम में। पहले इतना नोट करो, ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को नोट करके लर्न करना है, ठीक है ना। और इसको कैसे अप्लाई करते हैं भी 1-2 सवाल लगा के दिखाते हैं, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलो देखो जरा, ये यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसी यूनिट सर्कल में अब हम गेम खेलते हैं आपके साथ, क्या कि मान लो P की इनिशियल पोजीशन यही है, ठीक है ना। ये देखिए पॉइंट P अभी यहाँ है, तो हमने क्या किया, हमने पहले ये रे ली, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया x। अब हम क्या कर रहे हैं, याद करो, अब हम इस OP को पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, सही है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो x में 2 पाई ऐड हो रहा था, लेकिन अगर हम यहां से अब क्या करें कि इस रे को ऐसा क्लॉकवाइज घुमाएं, सोचो ये क्लॉकवाइज घुमा कर हम एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, ये ऐसे, तो बताओ कितना चल गए, 2 पाई? जी नहीं, -2 पाई, क्योंकि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल कितना हो जाएगा, -2 पाई। तो आपने क्या करना था इस बार, बस कुछ नहीं करना था, आपने x में 2 पाई नहीं ऐड करना था, -2 पाई ऐड करना। जब एक चक्कर लगा लोगे तो 2 पाई की जगह आपने -2 पाई करना है, ठीक है ना। और जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे cos x इज इक्वल टू cos ऑफ -2 पाई प्लस x, यानी कि यहाँ पर बस माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो ओके। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ तो cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स cos x और cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स sin x, ठीक है ना। इसी तरीके से एक चक्कर लगा लिया, कैसा, क्लॉकवाइज, यहाँ पहुँच गए, अब वापस एक चक्कर और लगाओ, लो अब बताओ क्या करोगे, बताओ 2 पाई ऐड करोगे कि -2 पाई? -2 पाई ऐड करोगे भाई, -2 पाई, ठीक है। तो
क्योंकि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स, देखो ऐड करके दिखाता हूँ, माइनस 2 पाई प्लस एक्स में आप माइनस 2 पाई ऐड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, सही है ना, और माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, तो माइनस 4 पाई प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे सब जगह आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 4 पाई के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है ना, लीजिए ये देखिए। इसी तरीके से आप तीसरा चक्कर लगाओगे तो यहाँ माइनस 6 पाई हो जाएगा, ये लीजिए। यानी कि तभी तो हमने आपसे बोला कि n क्या हो सकता है आपका, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी ये हो सकता है, ठीक है ना, बात समझो ना। देखो आपको दिखाते हैं, मान लो n का वैल्यू हमने क्या रखा, n का वैल्यू मान लो हमने -1 रख दिया, ठीक। तो आप चेक कर लिए इस फॉर्मूले में 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 इंटू पाई -2 पाई, तो आपका यही आ जाएगा कि नहीं, cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू cos x, ठीक। इसी तरीके से sin ऑफ -2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू sin x, करेक्ट। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू -2 रखोगे, लो n का वैल्यू अगर -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू -2 -4, तो -4 पाई प्लस एक्स, तो cos ऑफ -4 पाई प्लस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है। तो यहाँ से यूनिट सर्कल से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिजल्ट निकल के आता है क्या, sin 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू sin x होता है, कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। बच्चे बोलते हैं सर n 0 लेके दिखाओ, भाई ले लो, n की वैल्यू 0 रखो, 2 इंटू 0 इंटू पाई ये खत्म हो जाएगा, तो cos x ही तो बचेगा, x ही तो बचेगा ना अंदर, x प्लस 0x, cos x इज इक्वल्स टू cos x, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, तब भी ये वैलिड है। इसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो तो LHS में भी sin x आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी आपका sin x आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करके यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात हो गई है, ठीक है। तो इतना आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये दो फॉर्मूले, ठीक है, याद कर लीजिए। अब कहता है कि सर इसको ना 1-2 क्वेश्चन में लगा के दिखाइए, सर कैसे लगेगा, सब सिखाएंगे, सबके सवाल कराएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और, आपकी एनसीईआरटी में बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, तो इसको आप क्या करेंगे, याद कर लीजिए। याद क्या करना है, मतलब जो हमने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको आप अगर चाहो तो अपनी किताब में पढ़ भी सकते हो, हम पढ़ देते हैं। पेज नंबर आपका बच्चों 56 पे लिखा हुआ है। कहता है इफ़ वी टेक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट पी से अगर हम चलें और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करें, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो वी कम बैक टू द सेम पॉइंट पी, हम पॉइंट पी पे जाते हैं। दस वी ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एक्स इंक्रीजेज, मतलब कि अगर हम कैसा चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब इस x में चाहे 2 पाई बार बार ऐड हो रहा हो और चाहे 2 पाई बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। भाई एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐड हो रहा होगा और क्लॉकवाइज चलोगे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कहता है कि इस x में अगर आपके पास, ये देखो, इस x में अगर आपके पास क्या हो रहा हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ध्यान से चेक करिए, बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है ना। देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई उसने क्यों बोला है, पता है क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहां पर देखो कुछ बच्चे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब नहीं समझते हैं, तो मेरी बात सुनो जरा, ये क्या लिखा है बताओ फॉर्मूला, 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, sin x, ठीक है ना। सुनो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई, ठीक है ना, इंटू n, लीजिए। अब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल इसी को बोलते हैं कि 2 पाई के आगे क्या आने लगे, इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है ना। और n इंटू 2 पाई n ही तो होगा, ठीक है ना। तो वही वो कहता है क्या कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, अगर x में 2 पाई लगातार जुड़ते चले जा रहे हो, 2 पाई लगातार जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे x के सामने आपको क्या मिलेगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, किसका, 2 पाई का। 2 पाई का देखो इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि n पे डिपेंड कर रहा है ना कि 2 पाई का कौन सा मल्टीपल है, क्योंकि चेक करो जरा, 2 देखो ना यार, बहुत सारे बच्चे इंटीग्रल मल्टीपल पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। देखो ये 2 पाई है और उसके आगे n लगा हुआ है, चेक करो, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, n की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे आपको यहाँ पर वैल्यूज मिलती जाएंगी। बात समझ आएगी नहीं, वो आप समझ रहे हो क्या क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिल सकता है, n का वैल्यू 1 रखोगे यहाँ 2 पाई मिल सकता है, n का वैल्यू 2 रखोगे यहाँ 4 पाई मिल सकता है, इसी तरीके से n का नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो मिलता जाएगा आपको यहाँ पर क्या, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो आप क्या देखते हो, द वैल्यूज ऑफ sin x एंड cos x फंक्शन डू नॉट चेंज, sin x और cos x फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, यस नहीं होती हैं, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे थे आप वहीं रहते हो ना, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सर समझ में नहीं आया, इसको समझाइए, आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल किस तरीके से देते हैं आपको, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मैंने चूज़ किया n इज इक्वल्स टू 20 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ π/3 x का वैल्यू, ठीक है ना। पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ फिर मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो n का वैल्यू अगर मैं 20 ले लूँ, ठीक है ना, तो कितना का 40 पाई और प्लस, तो साइन
और 40 पाई और प्लस पाई बाई 3, ओके 121 पाई बाई 3। लीजिए एक क्वेश्चन उसने दे दिया साइन 121 पाई बाई 3, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। अब इसका वैल्यू कैसे बताओ, क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, छोटी क्लासेस में तो आपने साइन 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 पाई बाई 6 और जो टेबल आपको बनवाइए बस वही सब पढ़ाते, तो बहुत बड़ा एंगल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखो जरा, कुछ करना नहीं है आपको। 121 पाई को बस आप 121 को देखो, बस 121 को आप 3 से डिवाइड लगा दो। लो 121 को आप 3 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है, आता है लगाना। यस सर, कैसे, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा आपका, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा आपके पास हो गया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दें, जब 1 यहाँ पर आ गया क्या आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको? नहीं, क्यों? क्योंकि आप 3 की टेबल ऐसे ही पढ़ोगे कि या तो क्या आ जाए 1 या तो 1 से छोटा आ जाए, बात समझो। तो 3 जीरोज़ा क्या होता है 0, 1 माइनस 0 1, ये ऐसा आएगा आंसर। यहाँ 40 आएगा, 4 नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि इतना दिमाग तो तुम भी लगा सकते हो यार कि इसको तुम क्या लिखोगे, इस चीज़ को तुम क्या लिखोगे, देखो साइन, इस चीज़ को तुम क्या लिखोगे, इसको तुम लिखोगे 40 होल 1/3। मेरी बात सुनो, 121/3 को तुम क्या लिखोगे, 40 होल 1/3 ही तो लिखोगे, हाँ, क्योंकि 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 1 121/3। बात समझाएगी नहीं है? इसको तुम ऐसा थोड़ी ना लिख दोगे 4 होल 1/3, दिमाग लगाओ, 3 4 12, 12 प्लस 1 ये तो 13/3 आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपकी बात समझ में आई होगी, ऐसा हमने क्यों चलाया, इतना दिमाग होना चाहिए, क्योंकि 3 इंटू 40 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 120 मिलेगा, फिर 1 ऐड करोगे तो आपको पता ना इसको कैसे लिखते हैं, दिस होल 1/3 यानी कि 40 होल 1/3, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, और साथ में पाई लगा हुआ है, ठीक है, साथ में क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यानी कि बात समझिए जरा बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हमने आपको सिखाया था क्लास नंबर 1 में कि इसको आप लिख सकते हो 40 प्लस 1/3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इसको हमने क्या लिखा 40 प्लस 1/3, और पाई लगा हुआ है तो 40 में भी पाई लगा दो और 1/3 में भी क्या लगा दोगे, पाई लगा दोगे। लो 40 में हमने पाई लगा दिया और 1/3 में भी हमने पाई लगा दिया, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपके पास साइन 40 पाई, ठीक है ना, और प्लस पाई बाई 3। लीजिए पाई इंटू 1 पाई बाई 3। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो इसको बस हमने ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में करके ऐसे करके हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब सुनो, इससे क्या फायदा है सर, इससे बहुत फायदा है सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो, आगे आपको क्या मिलना चाहिए, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिलना चाहिए, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ये चीज़ देखिए जरा, ये 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है। कैसे सर, देखिए इस तरीके से सर, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, इसमें 2 पाई को अलग कर लो और इसके आगे कौन सा इंटीजर लगा दें, 20। लीजिए 20 इंटू 2 ही तो 40 होता है, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 20 हो गई, 2 पाई तो होना चाहिए, उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n की कोई वैल्यू होती होगी जो इंटीजर होती होगी, तो n कितना लिया हमने 20, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो 20 इंटू 2 पाई है ये, प्लस पाई बाई 3। अब बताइए एक बात बताइए, जब साइन 2n पाई प्लस x साइन x होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल आए किसका, 2 पाई का, तो आपको ये सोचना ही नहीं है, सीधे आपको साइन x यहाँ पे लिख देना है, ठीक। तो आप चेक करो, ये चीज़ एज अ 0 काम करेगी, ये चीज़ एज अ 0 काम करेगी, याद रखिएगा। तो इसको हमको देखना ही नहीं है। और ये क्या है, ये x जैसा काम कर रहा है, चेक कर लीजिए, पाई बाई 3 x जैसा काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके थोड़ा सा। पहला सवाल है तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, बात समझो। देखो जरा, अभी और भी सवाल करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। देखो जरा, साइन, ठीक है ना, साइन कितना था हमारे पास, 2 इंटू 2 पाई और प्लस पाई बाई 3 है, करेक्ट। तो यहाँ हमने लिखा साइन, कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा, साइन किससे कंपेयर करना बताओ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई यानी 2 पाई इंटू एन से कंपेयर करना है। अरे 2 पाई इंटू एन यार, 2 पाई एन ही होता है, वहाँ ठीक से लिखा हुआ है, और यहाँ हमने 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लगा के दिखाया आपको, ठीक है ना। लिखा तो 2 पाई एन ही है और प्लस एक्स। बताओ इसका आंसर क्या आता है ऊपर वाले का, यहाँ भी थोड़ी डी हटा देते हैं, इसका आंसर क्या आता है बताओ, इसका आंसर साइन एक्स आता है। तो भाई चेक करो, यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 पाई है, यहाँ एक इंटीजर है कि नहीं बताओ, इंटीजर की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है ना। और ये जो है पाई बाई 3 ये आपका कैसा काम कर रहा है, एक्स जैसा। तो याद करो इसका फॉर्मूला क्या आ जाए, फॉर्मूला कह रहे हैं, दिमाग लगाओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक्स का क्या है पाई बाई 3। लो तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, पाई बाई साइन पाई बाई 3। और पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है बताओ, 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 तो √3/2। लीजिए सीधे आपको टेबल से वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग सवाल को थोड़ा सा हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे कभी कभी आपको नेगेटिव एंगल दिख जाता है ऐसे माइनस लगा के, वो भी हम आपको हैंडल करना सिखाएंगे लेकिन बाद में। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम करते हैं। यानी कि मोटी मोटी बात ये है, मेरी बात ध्यान सुनो, मोटी मोटी बात ये है कि साइन और यहाँ पर ये जो 2n पाई लिखा होता है, अब चाहे कॉस के लिए हो,
ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पे ये सोचना है, अगर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिला है आपको यहाँ, अगर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिला हुआ है आपको यहाँ पे, तो आप इसको एज अ जीरो ट्रीट करते हो, आप सोचते हो है ही नहीं कुछ, क्योंकि आंसर तो यही आना है। ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं आई? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसीलिए मैंने इसको जब चेंज किया तो मैंने इसको कौन से फॉर्म में चेंज किया, मैंने इसको यहाँ पर मैंने क्या लाने की कोशिश करी, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लाने की बात कोशिश करी। ठीक है ना, ताकि ये पूरी चीज़ एज अ जीरो बिहेव करे और आंसर इसका क्या आ जाए, sin π/3। इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अभी और क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने के लिए सबसे पहले बोलता हूँ। ये तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको कराया था। देखिए sin x = 0 होता है कब, या हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये दोनों रिजल्ट मैं आपको लर्न करने के लिए बोलता हूँ। sin x = 0 इंप्लाइज, दो रिजल्ट है आपके पास। देखिए फर्स्ट है आपके पास क्या, sin x = 0 इंप्लाइज x = n π, वेयर n इज सम इंटीजर। याद रखिएगा n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 इस तरीके से हो सकती है। ठीक है ना, अब इसका क्या मीनिंग है भी आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले तो आप लर्न कर लो। ठीक है ना, और cos x = 0, this implies what, this implies x is equals to 2n + 1 π/2 where n belongs to integer। अब ये क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे पता है, इसको आप ये पढ़ोगे x is the integral multiple of pi। सुनो, इसको आप क्या पढ़ोगे, x = n π का मतलब क्या, x is the integral multiple of pi। बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब कुछ पता नहीं होता है बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब देखो x = पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लेना है कि पाई के आगे कोई इंटीजर लगा दो, बस खत्म कहानी। क्या दिक्कत है बताओ। अब n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, अगर आप n = 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 × पाई 0। फिर आप अगर n की वैल्यू 1 चूज़ करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1 × पाई यानी कि पाई। इसी तरीके से अगर आप n = 2 चूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x = 2 × पाई 2 पाई। लीजिए पाई का मल्टीपल ही तो चल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल चेक करो। एक बार x = क्या हुआ, 0 × पाई, फिर x = क्या हुआ, 1 × पाई, n का वैल्यू 1 हुआ, फिर x = क्या हो गया, 2 × पाई। आंसर लिख दीजिए सामने, इसका 2 पाई आएगा, इसका पाई आएगा और यहाँ पे आपका 0 आएगा। अब आप चेक कर लो, पाई के सामने क्या लग रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीजर ही से तो हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और हाँ, आप n का वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते थे, यानी कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए x, अगर आप लेते कितना, n का वैल्यू -1 लेते, -1 -2 -3 ऐसे भी तो ले सकते हैं, तो x = क्या हो जाता, चेक करो, n का वैल्यू -1 यानी कि -1 × पाई, सही है, क्या आ जाता, -पाई। ठीक, x = अगर हम n की वैल्यू -2 लेते तो -2 × पाई, ठीक है ना, क्या हो जाता है बताओ, -2 पाई। तो आप चेक करिए, कहीं पे भी चेक करिए, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ही तो चल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, sin x = 0 इंप्लाइज x = n π। तो x = n π का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। आया कहाँ से वो अभी हम आपको बताएंगे, परेशान ना हो। इसके बाद ध्यान से चेक करो, cos x = 0 इंप्लाइज, इसको आप क्या पढ़ते हो, इसको हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, x इज द, अब ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ तो देखो, यहाँ क्या था, यहाँ पाई था, पाई के आगे कौन मल्टीप्लाई कर रहा था, n क्या है, इंटीजर, इसलिए हमने बोला x इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2n + 1 × π/2, यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पाई था लेकिन यहाँ π/2 है। ठीक, यहाँ पाई के आगे कौन था, इंटीजर था, लेकिन यहाँ π/2 के आगे कौन है, π/2 के आगे क्या है, इंटीजर नहीं है, 2n + 1 है। 2n + 1 क्या होता है बताओ, क्लास 10th में पढ़े हो, हाँ, 2n + 1 क्या होता है, 2n + 1 क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। कैसे सर, कैसे 2n + 1 ऑड है सर, बताइए। तो सुनो भाई एक बात बताओ, ये 2n + 1 ऑड ही तो है, ऑड लिखने का स्टाइल नहीं पता, 2n + 1 ही तो होता है। कैसे सर, n का वैल्यू 0 रखो, आपको ऑड नंबर मिलेगा, चेक करो, 2 × 0 + 1, ये लीजिए 1 मिल गया। n का वैल्यू आप 1 रखिए, 2 × 1 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो 2n + 1 है बार बार आपको ऑड इंटीजर देगा, आपको भरोसा नहीं हो रहा, आप n = -5 ले लीजिए, n का कुछ भी वैल्यू लो जो कि इंटीजर हो, वेयर n इज इंटीजर बताया ना आपको। तो 2 × क्या हो जाएगा बताइए, -5 और +1 लीजिए, 2 × -5 -10 + 1 -9 लीजिए, ऑड इंटीजर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ध्यान से चेक करिए, हम पढ़ेंगे x इज द, सुन लीजिए, ये क्या लगा हुआ है,
ये क्या है, ऑड इंटीजर है, तो x इज द ऑड इंटीग्रल, x इज द, वहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था, यहाँ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, पाई बाई 2, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। यानी कि cos x तभी 0 होगा जब ये जो x है, और x क्या है, एंगल है, जब ये एंगल कितना होगा, ये पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या होगी, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, पाई बाई 2, ठीक है ना। या हम जनरली बोलते हैं क्या, cos x इक्वल्स टू 0 होगा कब, जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगी। जल्दीबाजी में हम ये भी बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल से हमारा मतलब क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब सर ये दोनों रिजल्ट आए कैसे हैं, देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, सॉरी ये दोनों रिजल्ट, sin x इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू n पाई, और cos x इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये दोनों रिजल्ट कैसे आए ये हम आपको भी बताएंगे, ठीक है, यूनिट सर्कल की हेल्प से, और इसका थोड़ा सा मीनिंग भी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। फ़ैन चलाया हुआ है बिकॉज गर्मी बहुत है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद माइक में कुछ नॉइज़ आ रही हो, बट फिर दिमाग भी नहीं चलता यार बिना फ़ैन के, है ना। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे एसी चला लो, तो अभी एसी चलेगा, भविष्य में चलेगा एसी ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा, पुराने बच्चे हैं वो बात को फील कर रहे होंगे, मैंने क्या बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये दो रिजल्ट कैसे आए हैं वो आप देखिए ज़रा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे एक यूनिट सर्कल आप फिर से ले लीजिए, जैसा कि अभी तक आप लेते आए हैं, लीजिए यह आपके पास यूनिट सर्कल है, ये ऑरिजिन है, ठीक है ना। फिर से वही चीज़ है, ऑरिजिन को ओ से दिखाना है और आपको 4 स्पेशल पॉइंट लेने हैं यहाँ पर। यह आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया, और ये आ गया आपका पॉइंट डी। ये एक यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 है, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 0,1, ये कई बार बता चुका हूँ आपको। सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो जाएंगे क्या, 0,0,-1, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए ज़रा यहाँ पर, देखिए बात समझिए ना। हम यहाँ पे फिर से अपना वायर ले लेते हैं, वायर बहुत काम दे रहा है इस चैप्टर में। देखो अभी तक हमने क्या दिखाया था आपको कि P यहाँ पर है, करेक्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल बनाया कितना, x। लेकिन सोचो अगर मैं इसको, देखो ये OP रे को मैं, मेरी इनिशियल कंडीशन क्या थी OP की इनिशियल कंडीशन तो यही थी ना भाई, चलना कहाँ से शुरू किया हमने, OA है हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसको घुमा के हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेके आए तो एंगल बना। लेकिन सोचो जब OP यहाँ रहा होगा तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 0। सोचो जरा, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो यानी कि जब हम OA पे रहे होंगे, तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 0, है ना। तो ध्यान से चेक करो, जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, और हमने आपको बताया था किसी भी पॉइंट को आप किससे दिखा सकते हो, cos x, ये देखिए cos x और sin x, ठीक है ना, cos x sin x, ठीक है ना, देखिए cos x sin x से और cos x sin x से। तो सुनो मेरी बात, जब x की वैल्यू 0 है तो cos x कितना है, 1 है, और sin x कितना है बताइए, sin x कितना है बताइए, 0 है, सही है। कब, जब x कितना है तुम्हारा, 0 है, क्योंकि ये यहाँ पे रहा होगा, सोचो तो x की वैल्यू 0 हो गई होगी ना, यानी कि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक, और cos और आपका जो sin 0 होता है कितना होता है, 0, तो ये बात है। लेकिन यहाँ पर आपने sin 0 cos 0 की बात करी है, तो हम यहाँ पर cos की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जहाँ पे 0 आ रहा हो। सुनो cos 0 1 होता है, हमें क्या चाहिए, x की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे cos क्या आ रहा हो, 0, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इसको घुमाते घुमाते हम यहाँ पे ले आए नीचे, तो बताइए यहाँ पर एंगल ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, π/2, सही है। तो ध्यान से चेक करो, cos x यहाँ कितना है, 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी लेनी, π/2। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ साइन का काम करते हैं, यहाँ cos का काम करते हैं। लो cos π/2 कितना है यहाँ पे आपका बताओ, 0 है, और sin π/2 कितना है, 1। तो इसकी बात आपको नहीं करनी है, sin π/2 आपका 1 है, क्योंकि sin की वैल्यू 1 आ रही है, उसकी बात नहीं करनी है। हम किस पे काम कर रहे हैं कि sin कब कब 0 होता है और cos कब कब 0 होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप घूम के यहाँ पे आ गए, ये π/2, और यहाँ पे जब आ गए तो π/2 प्लस π/2 पाई, यानी कि पॉइंट C पे एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, पाई रेडियन। अरे 180 डिग्री हो गया यार, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई, यानी कि अब आपका cos x कितना है,
कॉस एक्स कितना है बताओ, -1, जो कि हम नहीं लेंगे, और साइन एक्स आपका कितना है 0, यानी कि साइन पाई कितना होता है 0, तो लीजिए साइन पाई कितना हो गया आपका 0, और कॉस तो अभी हमें 0 मिला नहीं क्योंकि कॉस पाई कितना है -1, तो कॉस की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से घूम के ये π/2 प्लस π/2 पाई, और फिर से यहाँ पे घूम के जब आ गए तो पॉइंट डी पे आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3π/2, बताया पहले। एंगल कितना हो जाएगा ये 270, 270 का मतलब 3π/2। तो ध्यान से चेक करिए, कॉस x तो इस बार 0 है, यानी कि कॉस 3π/2 क्या आपका 0 है, और साइन 3π/2 कितना हो जाएगा -1, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब π/2 पाई 3π/2 घूम के जब वापस यहाँ पे आ जाओगे तो आपका कितना कंप्लीट हो जाएगा 2π, सही ना। यानी कि यहाँ पे जो एंगल है ये पूरा जब आप घूम गए ऐसे करके, तो यहाँ पर x की वैल्यू, जहाँ पे x की वैल्यू पॉइंट ए पे, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है वहीं पे x की वैल्यू क्या होती है 2π भी तो हो जाती है। यानी कि ध्यान से चेक करो, x = 2π पे cos 2π तो 1 होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन sin 2π कितना होगा 0, तो लीजिए sin 2π कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। बात समझ में कि नहीं है। अब सुनो 2π तक आप चल चुके हो, ठीक। अब 2π में थोड़ा सा देखो, एक चक्कर लगा चुके हो ये ऐसे, ठीक है ना, और आपको पता है 1/4 चक्कर और लगा ले तो ये 1/4 चक्कर में कितना एंगल कवर होता है बताओ π/2, भाई इतना क्या है, इतना एंगल क्या है केवल π/2, ये 90 ही तो है, ठीक है ना। तो 2π तो आप चल चुके हो, सही है। 2π में π/2 ऐड करो, लो 2π में आप क्या ऐड करो π/2, एलसीएम लो 2 × 2, अरे ले लोगे यार, इसको तो सॉल्व करो, 2 × 4 4π + π कितना हो जाएगा 5π/2। यानी कि जब आप यहाँ पे पहुँचोगे अब दोबारा, तो अब आपका x कितना होगा बताओ 5π/2। तो ध्यान से चेक करो, cos 5π/2 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे नोट कर लो cos 5π/2 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब आप और आगे चलिए, तो इतना और चलोगे ये π/2 होता है, इतना 1/4 पार्ट π/2 होता है, तो π/2 और चलोगे तो ये 5π/2 में आप π/2 ऐड कर दीजिए, लीजिए 5π/2 में आपने π/2 ऐड करना है, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे 5π + π 6π / 2 3π, यानी कि अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3π हो जाएगी। यानी कि ध्यान से चेक करो, cos 3π तो होगा -1, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन साइन, अब x की वैल्यू 3π रखो तो साइन 3π कितना हो जाएगा 0, तो आपको यहाँ पर मिला क्या साइन 3π = what 0, करेक्ट। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या गेम यहाँ पे चल रहा है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, साइन की वैल्यू हर बार 0, ये जो सामने लिखा है ये साइन का आउटपुट है ना, साइन की वैल्यू है, ये देखिए साइन की वैल्यू हर बार 0 आ रही है, लेकिन कब, जब आपके पास यहाँ पर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सर समझ में नहीं आया, तो ध्यान से बेटा जरा चेक करो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये एक तरीके से साइन, ध्यान से चेक करिएगा, साइन 0 का मतलब क्या है 0 × π, सही है। यहाँ पे देखो जरा, साइन पाई का मतलब क्या होता है 1 × π, ठीक। यहाँ पे क्या है 2π का मतलब क्या है बताओ, 2π का मतलब क्या है, पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 3π आ रहा है, यानी कि पाई को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, सही है ना। यानी कि ये जो साइन के एंगल हैं ये क्या है, ये देखो साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है कि नहीं है, चेक करो। पाई के साथ इंटीजर लग रहे हैं, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब इसी तरीके से सोचो, अभी तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे होते तो क्या होता सोचिए, तो कुछ नहीं होता, यहाँ 0 आता। देखो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे, यहाँ पे, ठीक है ना, फिर आप घूम के यहाँ पे जब आते हैं तो आपको ये एंगल कितना मिल जाता बताओ, पाई मिल जाता कि नहीं मिल जाता बताइए। यहाँ पे आपको क्या मिलता, यहाँ पे आपको x = -π/2 मिलता, चेक करिए। अगर आप क्लॉकवाइज चलते तो यहाँ आते तो x की वैल्यू -π/2 होती, और जब यहाँ पे चले आते तो x की वैल्यू पाई यानी कि 180 डिग्री होती, लेकिन क्लॉकवाइज है तो x की वैल्यू आप क्या लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू आप -π लेते, करेक्ट। फिर आप यहाँ पे आ जाते तो आप x की वैल्यू क्या लेते, 3π/2 नहीं लेते, -3π/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाती -3π/2 हो जाती, करेक्ट। फिर आप घूम के यहाँ पे आ जाते तो 2π होता आंसर, लेकिन x = क्या होता -2π होता, करेक्ट। तो एंगल बस नेगेटिव हो जाता और कुछ होता नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे, पाई के आगे क्या आ जाता, यहाँ पर -1, ठीक है ना। तब भी साइन की वैल्यू क्या होती 0, यानी कि ऐसा भी हो सकता था, देखो जरा, साइन -1 × π साइन -π क्या हो जाता 0, और साइन यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, 2 की जगह क्या होता -2 × π क्या हो जाता -2π 0 ही आता, ठीक है ना। और इसी तरीके से साइन पाई के आगे क्या होता -3, तो -3 × π साइन ऑफ -3π 0 ही यहाँ पर आपके पास हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए
अगर इस पैटर्न को देखते हो हम जनरल फॉर्मूला बनाएं तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि भाई साइन का वैल्यू तभी 0 होता है जब साइन का यहाँ पे एंगल क्या होता है, पाई के आगे क्या लगा होता है, n लगा होता है। तो इसलिए हमने बोला क्या कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब ये x क्या होगा, n पाई। चेक करो, ये देखो जरा, ये x है जो कि n पाई फॉर्म का है, ये x है जो कि n पाई फॉर्म का, ये x है जो कि n पाई फॉर्म का, ये x है जो कि n पाई फॉर्म का, ये x है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, ठीक है। अगर जिनको भरोसा नहीं भैया आप देख भी सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस पाई पे चेक करिए, साइन माइनस पाई क्या है, 0, यही मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो जरा, साइन माइनस पाई क्या है, 0, यही मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहीं से यूनिट सर्कल से आप लोग चेक कर सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे देखो जरा, कॉस कब कब 0 होता है, जब हमने इसका जनरल पैटर्न बनाने की कोशिश करी तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कॉस, अब देखो पाई/2 के आगे आप क्या लिख सकते हो, पाई/2 के आगे 1 लिख सकते हो। ये देखो 1 इंटू पाई/2 लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो पाई/2 के आगे आप 3 लिख सकते हो, तो कॉस 3 इंटू पाई/2, करेक्ट। यहाँ पे देखिए कॉस पाई/2 के आगे आप क्या लिख सकते हो, 5, तो 5 इंटू पाई/2। अब आप चेक करो, पाई/2 के आगे ऑड इंटीजर मिल रहे हैं, चेक कर लो, 1 मिल रहा है जो कि ऑड है, फिर 3 मिल रहा है जो कि ऑड है, 5 मिल रहा है जो कि ऑड है। तो हम जनरली क्या बोलेंगे, हम जनरली बोलेंगे कि भाई कॉस x का वैल्यू कब 0 आता है, जब ये x जो होता है आपका वो क्या होता है, चेक करो, पाई/2 तो ऐसे ही रहेगा और पाई/2 के आगे क्या चाहिए आपको, एक ऑड इंटीजर चाहिए। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर, पाई/2 के आगे आपको ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2n + 1 क्या होता है, ऑड इंटीजर ही तो होता है। अब ये तो हमने क्लॉकवाइज की बात करी थी, अगर आप ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज की बात करी थी, है ना। तो यहाँ पे आपको सब जगह क्या देखने को मिला, पाई/2, 3π/2, 5π/2 ऐसा। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये सभी एंगल्स कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। चेक कर लो, कॉस माइनस पाई/2 क्या होता है, 0। फिर यहाँ पहुँचते आप तो कॉस के बारे में बात नहीं करते क्योंकि आपका कॉस ऑफ माइनस पाई क्या होता, -1 हो जाता। यहाँ पहुँचते तो चेक करिए, कॉस ऑफ -3π/2 कितना हो जाता, 0, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या रखते हैं यहाँ, -3π/2, तो कॉस -3π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0। यानी कि यहाँ सब जगह माइनस आने लगता कि नहीं आने लगता, बताओ, यहाँ पे ऐसा। तब भी कॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। इससे हमें ये पता चलता है क्या कि कॉस x आपका तभी 0 होगा जब ये जो एंगल है कॉस का, ये क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 या ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2। पाई/2 के आगे यहाँ ऑड नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकता है क्या, यस, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बन सकता है। कैसे, देखो ये x एक्सिस है, ठीक है ना, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे जितने भी एंगल पड़ेंगे, ठीक है, x एक्सिस पे जितने भी एंगल पड़ेंगे वहाँ पे आपका साइन क्या होगा, 0। देखो साइन x इज इक्वल टू 0 है, उस टाइम ये जो x है ये एंगल है, तो ये x क्या रहा होगा, तो सोचो x एक्सिस पे x क्या रहा होगा, या तो x 0 रहा होगा, ठीक है। और जब तुम यहाँ से चल के यहाँ आ जाओगे तो x क्या होगा, पाई, और जब तुम घूम के यहाँ पे आ जाओगे तो वापस पाई में पाई और ऐड हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्या हो जाएगा, 3π। क्यों सर, क्योंकि एक चक्कर तुम लगा चुके हो 2π, और फिर पाई और चल दोगे तो क्या हो जाएगा, 3π। तो x पे आपको क्या मिलेगा, यही सब तो मिलेंगे, 0π, 2π, 3π। देखो आपको हम थोड़ा सा साफ करके इस चीज़ को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जरा साफ, इसमें मैं क्या करूँगा यार, चलो देखो जरा, पॉइंट A था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 1,0, और यहाँ पे पॉइंट क्या था आपके पास C, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -1,0, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बताओ, यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहीं से चलें तो 0। फिर यहाँ आओगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, बताओ, पाई। फिर वापस आओगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ तुम्हें, 2π। फिर आओगे यहाँ पे, क्योंकि ये आधा क्या होता है, पाई, तो 2π + पाई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, बताओ, 3π, करेक्ट। फिर घूम के आओगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, 4π, ठीक है। फिर घूम के आओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, 5π, करेक्ट। अब आप चेक करो, ये देखिए 1,0, यानी कि ये हो गया आपका क्या, cos x, और ये हो गया आपका sin x, ठीक। तो देखो साइन क्या है आपका, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x, sin x। अब ध्यान से चेक करो, sin x यहाँ पे भी क्या है, 0। लेकिन इस टाइम पॉइंट C पे x क्या क्या हो सकता है, 1π, 3π, 5π, और इस टाइम x क्या क्या हो सकता है, 0, 2π, 4π। तो चाहे x ऐसा हो चाहे x ऐसा हो, ठीक है ना, आपका साइन हर बार क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चेक करो, साइन हर बार क्या होता है आपका, 0। इसलिए इसको और इसको जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 2π हो सकती है,
ठीक है। 0 के बाद 1 पाई यहाँ से कवर हो जाएगा, फिर 2 पाई यहाँ से कवर होगा, 3 पाई यहाँ से कवर होगा, 4 पाई यहाँ से कवर होगा, 5 पाई यहाँ से कवर होगा। और अगर हम क्लॉकवाइज चलते तो 0 के बाद -1 पाई यहाँ से कवर होता, -2 पाई यहाँ से कवर होता, -3 पाई यहाँ से कवर होता, -4 पाई यहाँ से कवर होता, -5 पाई यहाँ से कवर होता। इसलिए हमने क्या बोल दिया, साइन एक्स तब 0 होगा जब x का वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बाद कॉस को कैसे याद करें सर, तो आप इस तरीके से कॉस को याद करिए, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए cos 0 होता है आपका y एक्सिस पे, देखो जरा, यहाँ साइन x की वैल्यू 1 है तो हम साइन की बात नहीं करेंगे। cos x आपका 0 है और यहाँ पे भी आप देखिए cos x आपका 0, लेकिन x क्या क्या हो सकता है, इस y कोऑर्डिनेट पे x क्या क्या हो सकता है, सोचो। यहाँ पर x होगा आपका कितना, चेक करो, यहाँ से जब यहाँ चलोगे 0 से यहाँ चले आप एंटी क्लॉकवाइज तो π/2 हो जाएगा, ठीक, π/2 हो गया। और यहाँ पे चले तो पाई हो गया, फिर यहाँ आ गए तो 3π/2 हो गया, यानी कि x यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3π/2 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अब जब घूम के आप यहाँ आ गए तो 2 पाई हो गया, और फिर जब यहाँ पे आओगे तो π/2 और ऐड करोगे, ठीक है ना, ध्यान से चेक करो। ये एक चक्कर घूम गए थे पूरा, तो यहाँ पे 2 पाई हो गया x, अब इसमें π/2 और ऐड कर दो, 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 5π/2, लो 5π/2 यहाँ हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जब आ गए तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, आपकी वैल्यू हो गई 3 पाई, 3 पाई में आप π/2 ऐड करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 5π/2 में आपने क्या ऐड करना है, यहाँ पे π/2 था तो यहाँ पे पाई और ऐड कर दिया, आप यहाँ पहुँच जाओगे तो मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा कितना, 7π/2, 5π/2 और प्लस π/2, ठीक है ना, π/2 नॉट π/2 पाई ऐड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, x = 5π/2 और आप यहाँ से पॉइंट बी से आप कहाँ आ रहे हो, वापस पॉइंट डी पे, तो ये एंगल तो 180 है ना पूरा, यानी कि पाई है, π/2 प्लस π/2 ये पाई है ना, तो 5π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7π/2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7π/2। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आपसे पूछेंगे कॉस कब 0 होगा, बताओ cos x 0 कब, देखो साइन की बात नहीं करोगे, साइन x -1 है, यहाँ पे भी साइन x आपका 1 है, ठीक है। तो cos कब 0 होगा बताओ, चेक करो, जब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से π/2 कवर होगा, फिर यहाँ से 3π/2 कवर होगा, यहाँ से 5π/2 कवर होगा, फिर यहाँ से 7π/2 कवर होगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे, और हाँ अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो सोचो यही क्या होता है आपका -π/2, यानी कि हम यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, नीचे हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो cos x का वैल्यू तब 0 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, चेक करो, π/2 के आगे 1 आ रहा है, यहाँ π/2 के आगे 5, अब प्लस होना है चाहे -1 है उससे फर्क पड़ता नहीं है, प्लस 5 है चाहे -5 है उससे फर्क पड़ता नहीं है, π/2 के आगे यहाँ 3 आ रहा है तो सब कुछ कवर हो रहा है। 1 के बाद अगला ऑड 3 यहाँ आ रहा है, फिर 3 के बाद अगला ऑड क्या होता है, 5 यहाँ आ रहा है, फिर अगला ऑड क्या होता है, 7 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, π/2, देखो सब में π/2 है और π/2 के आगे क्या लगा हुआ है, ऑड नंबर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ π/2 के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये दो बातें हमने करी हैं। अब ये सब हमने आपको इसलिए बताया था ताकि आपको याद हो जाए, जब भी आप भूल जाओगे सोचोगे x एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं, x = n पाई वाले एंगल, n की वैल्यू रखते जाओ, आपको x एक्सिस पे एंगल पता चलते चले जाएंगे, यानी कि sin x तब 0 होगा जब x इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और आपका cos x तब 0 होगा जब, क्योंकि cos x आपको 0 कब मिलेगा, y एक्सिस पे बताओ कैसे एंगल आते हैं, x की क्या क्या वैल्यू होती है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, इसलिए हमने cos x = 0 बोला, तो x = ऑड मल्टीपल ऑफ या ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ओके, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, देखिए कुछ नोट्स और लगा लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए हम लोग को पता है क्या, हम लोग को पता है क्या कि cosec x क्या होता है, देखिए cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान क्या रखना है सर, ध्यान ये रखना है, सोचो जरा, अगर sin x की वैल्यू 0 हो जाए, सोचो इफ sin x = 0, मान लो sin x की वैल्यू 0 हो जाए तो cosec x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं भाई, चेक करो ना, मान लो अगर sin x 0 है तो क्या हो जाएगा आपका cosec x जो होगा वो 1/sin x की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0, तो 1/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, पेज नंबर 56 पे ये नोट्स नीचे लगे हुए हैं, यही मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको cosec x को एज अ फंक्शन यूज करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, अरे भाई एक बात बताओ, अगर x = n पाई हो जाएगा तो sin x तो 0 हो जाएगा ना, और अगर sin x 0 हो जाएगा तो cosec x तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो याद रखिएगा cosec x को अगर आपको एज अ फंक्शन यूज करना है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, वहां पर x की वैल्यू n पाई
नहीं रखनी, या फिर आप ध्यान से ज़रा चेक करें कि इसको अगर एज अ रैशनल फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि रैशनल फंक्शन क्या होता है, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, जहाँ पर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, पढ़ा है आपने ना, ठीक है। तो इसको एज अ रैशनल फंक्शन अगर यूज़ करना है तो ये साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स है, लेकिन एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस क्या दिक्कत है बताओ। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉसेक के बाद हो गया आपका कौन सा, अब बात करेंगे हम किसकी, कॉसेक के बाद चलिए सेक की बात करते हैं। लीजिए सेक एक्स क्या होता है बताइए, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप खुद दिमाग लगाओ, कॉस एक्स अगर 0 हो जाए, इफ हम आपको बता रहे हैं इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो बताइए सेक एक्स तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू 0 को, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। सेक एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर आपको सेक एक्स को एज अ रैशनल फंक्शन यूज करना है, मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स लिख के ऐसा यूज करना है, तो आपने यहाँ क्या करना होगा, आपकी जो वैल्यू होगी x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, x पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिए क्यों सर, अगर x पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो गया, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज हो गई, तब तो cos x क्या हो जाएगा 0, फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि sec क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस चीज़ को आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद cosec हो गया, sec हो गया, फिर हम बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं tan x की, ठीक है ना। चलो tan x क्या होता है बताओ फटाफट, tan x होता है आपका sin x अपॉन cos x, ठीक है। आपको हमेशा डिनोमिनेटर चेक करना है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तब आप बताओ यहाँ क्या आ रहा है बताओ, cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो सर आपको मना करना पड़ेगा क्या, कि x शुड नॉट इक्वल टू व्हाट, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, यानी कि x जो है वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर x की वैल्यू ऐसी हो गई तब तो cos 0 हो जाएगा, sin अपॉन 0, साइन का वैल्यू कुछ भी हो, समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, याद रखिए, चैप्टर नंबर रिलेशन फंक्शन में भी आपको पढ़ाया था। उसके बाद cot x, ठीक है ना। cot x को आप क्या लिखते हो बताओ, cot x होता है आपका cos x अपॉन sin x। अब तो आप समझदार हो, sin x 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू n पाई, और sin x को 0 आपको नहीं करना है। अगर sin x की वैल्यू 0 हो गई तब तो नीचे 0 आ जाएगा और cot x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ मना करना पड़ेगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, इसको स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियोस देखना बच्चों बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।